हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज का ये सेशन होने वाला है राहु के ऊपर। राहु को 12 भावों में एक्टिवेट किस तरह किया जाए। राहु हर भाव के अंदर एक विशेष प्लैनेट का इंतज़ार करता रहता है। जब उसको वो विशेष ट्रिगर मिल जाता है तो वो अपने चमत्कारी परिणाम दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि राहु द्वितीय भाव में है, जिस व्यक्ति को वो विशेष ट्रिगर मिल गया, उसका राहु उसको एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम दे देगा। और द्वितीय भाव में ही राहु सोई हुई शक्ति भी है, जो कि आपके परिवार या कुटुंबजनों से डिस्प्यूट करा सकती है। तो पहले चार्ट में जैसे ही उसको वो ट्रिगर प्राप्त हुआ, उसका फोकस आ गया यार पैसा बनाना है। दूसरे चार्ट के अंदर जब वो ट्रिगर प्राप्त नहीं था, तो उसने केवल परिवार में डिस्प्यूट या फिर भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति ला के रख दी। अब ये ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये कारक ग्रह क्या है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। हर भाव का एक पर्टिकुलर कारक प्लैनेट है। कारक प्लैनेट उस भाव का कंट्रोलर होता है। इस तरह से वो उसको कंट्रोल करता है कि इसके रिजल्ट अच्छे या बुरे, ये मेरे ऊपर भी निर्भर करते हैं। उसके पास उस भाव की चाबी। अब यहाँ पर चीज़ों को समझा कैसे जाए, तो उसको आप इस चीज़ से समझने की कोशिश करिएगा। एक भाव जो है वो इस लाइट की तरह है। जैसे कि द्वितीय भाव से हमेशा लाइट निकलती है पैसों की, वेल्थ की। द्वितीय भाव में जैसे ही कोई प्लैनेट बैठा, वो उस लाइट को शेप करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यार यहाँ पर जो पैसा होगा ना, वो मेरे अनुसार अब संचालित होगा। जैसे कि यहाँ पर शनि महाराज द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि द्वितीय भाव में इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति इनकम से, शनि धीमे धीमे चलते हैं, शनि शनि चलते हैं तो थोड़ा समय भी लग सकता है। शनि कार्मिक प्लैनेट है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार के साथ जो आपके संबंध है वो कार्मिक लेवल पे बहुत गहरे बने हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो एक्टिवेशन का मतलब समझते हैं कि द्वितीय भाव में आपका शनि बैठा है तो थोड़ा सा इस भाव को डिस्टर्ब कीजिए। जैसे कि सैटर्न यहाँ पर है तो पैसा लीजिए और डोनेट करिए। जैसे कि सैटर्न यहाँ पे है तो अपने परिवारजनों को कुछ अपनी तरफ से ला के दीजिए, ताकि आपका जो कार्मिक कंट्रोल या कनेक्ट है उनके साथ थोड़ा सा अच्छा हो सके, थोड़ा सा बेटर हो सके। लेकिन हमेशा चीज़ें इसी तरह कार्य नहीं करती। जितना आप शनि के ऊपर काम करोगे उतना शनि इस भाव में अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा महसूस करेंगे इसका अर्थ है कि आपको अच्छे परिणाम या अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिणाम की तादाद या संख्या वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। शनि हो सकता है आपको थोड़ा सा पैसा दे दे, शनि हो सकता है कि मन में संतोष दे दे कि यार जितना मैं कमा रहा हूँ ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे बढ़ाना है, अगर हमें इसे चैनलाइज करना है, एक्टिवेट करना है और मल्टीफोल्ड करना है, तो हमें कारक ग्रह चाहिए। पता है कारक ग्रह क्या होता है? जैसे फल दीपिका हर भाव का एक कारक बताती है। कारक ग्रह को आप इससे समझिए कि कारक ग्रह हमारे पास ये है। जैसे कि सेकंड हाउस के कारक हैं गुरु, तो गुरु इस सेकंड हाउस को हमेशा ढक के रखते हैं। अब आपको यहाँ सैटर्न भी नहीं दिखाई देगा, वो लाइट भी नहीं दिखाई देगी। अब कितना ही इसके ऊपर आप काम करिए, आप कारक ग्रह को जब तक प्रभावित नहीं करेंगे, कारक के साथ ग्रह का जो उस भाव में बैठा हुआ है संबंध अच्छा नहीं होगा, तब तक वो ग्रह अपनी पूर्ण शक्ति को या पूर्ण ऊर्जा को दिखा ही नहीं सकता। इस कारक ग्रह को ही मैं चाबी की तरह कहता हूँ कि ये उस प्लैनेट को हमेशा ढक के रखती है। आपके राहु को प्रथम भाव में, किसी भी पुस्तक में जाइएगा और उस राहु फर्स्ट हाउस की रीडिंग देखिएगा, आपको एक पॉइंट जरूर मिलेगा इवन इन फल दीपिका कि पिता के साथ संबंध व्यक्ति के थोड़े पीड़ित हो सकते हैं या व्यक्ति में अहम या ईगो अधिक हो सकता है। क्योंकि प्रथम भाव के कारक जो हैं वो कौन है? सूर्य है। सूर्य मतलब पिता। कारक के साथ अगर हमारे संबंध पीड़ित हैं, उस प्लैनेट के और कारक के अगर संबंध पीड़ित हैं, तो वो प्लैनेट एक्टिवेट नहीं हो पाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं राहु वजन 7th हाउस, अभी मैंने एक सेशन में देख कहा था कि आपका राहु 7th हाउस में है, कहीं आपने आपके पार्टनर के साथ मिलकर कोई व्यापार तो नहीं करा, और आपकी रिलेशनशिप्स के क्या हाल हैं? और रिलेशनशिप्स के ही हाल मेरे खराब हैं, तो 7th हाउस का राहु आपको पीड़ा दे रहा है या थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है। क्योंकि राहु इज लाइक दिस प्लैनेट सैटर्न, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। राहु तो कोई प्लैनेट है नहीं, तो मैं आपको उसको दिखा नहीं सकता, बट यहाँ पर मान लीजिए वो प्लैनेट के रूप में बैठा हुआ है। अब ये जो प्लैनेट है, अगर ये इस कारक के साथ अच्छे संबंध रखे, मित्र संबंध रखे, पॉजिटिव संबंध रखे, या हम उन संबंधों को पॉजिटिव बना दें, तो क्या होगा? ये प्लैनेट अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाएगा, आप इसकी लाइट को देख पाएंगे। लेकिन अगर यही इस कारक के साथ अच्छे संबंध नहीं रख रहा, तो ये इसको ढक देगा। तो आप कितना ही पैसा बना लीजिए, कितना ही शनि के ऊपर काम कर लीजिए, बट वो अपनी शक्ति को दिखा नहीं पाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कारक ग्रह क्यों होते हैं, क्या होते हैं, और हम कारक का यूज़ क्यों करें? भाई पहले भाव में हम देख लेते हैं ना, काल पुरुष की राशि कौन सी है? मेष है। मेष के अनुसार रिजल्ट दे देते हैं? नहीं, कारक ग्रह का आवश्यक
तभी दिखाई देती है जब आप किसी प्लैनेट को एक्टिवेट करने जाते हैं। आपके चार्ट में है फर्स्ट हाउस में राहु, ठीक है, लेकिन क्या आप उस बात से सहमत हैं? आपका सप्तमेश बैठा है चौथे भाव में, ठीक है, आपने रीडिंग्स को देख लिया, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे यहाँ पर शनि द्वितीय भाव में महसूस कर रहे हैं पैसों को लेके, लेकिन क्या आप उसको एक्टिवेट नहीं करना चाहते, चैनलाइज नहीं करना चाहते? क्या आप उसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेना चाहते कि मैं चाहूँ तो ये पॉजिटिव हो जाए और मैं चाहूँ तो ये मल्टीपल हो जाए, अधिक काम करना शुरू कर दे? हम सब चाहते हैं। तो इसको कैसे किया जा सकता है, इसी की व्याख्या महर्षियों ने बहुत पहले ही कर दी थी कि हर भाव का एक कारक ग्रह है। आपने ये पूरा डिक्टम सुना होगा, कारको भाव नाशाय। कारक भाव नाश तभी करता है क्योंकि सप्तम भाव का कारक कौन है? शुक्र है। सप्तमेश है, सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठ गया तो इसका अर्थ है कि आपकी जो पत्नी है या आपका जो पति है, आप उसके स्वभाव को कभी नहीं बदल सकते। वो स्वयं अपना कारक है। मैं खुद का कारक बन जाऊं, मैं खुद को सफलता देने वाला बन जाऊं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मैं खुद ही खुद का कंट्रोलर हूँ। तो ऐसी स्थिति में या तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, कभी भी उस भाव का नाश होगा ही नहीं। अगर आपको अच्छा व्यक्ति मिल गया, जैसे कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, साहब बहुत अच्छा है, तो ये तो अपना नाश करेगा ही नहीं। लेकिन अगर वहीं कोई जिद्दी व्यक्ति हो, कोई हठी व्यक्ति हो, कोई दुष्ट व्यक्ति हो, तो वो स्वयं का भी नाश कर सकता है। इसीलिए कारको भाव नाशाय पूर्ण रूप से फलित नहीं होता, क्योंकि सप्तम भाव में जैसे शुक्र हो तो वरिड नहीं होना चाहिए कि मेरा विवाह नहीं होगा, मेरे संबंध नहीं बनेंगे। कारको भाव नाशाय का मतलब है कि ये जो कारक है ना, ये ही स्वयं को अब एक्टिवेट करेगा, स्वयं को चैनलाइज करेगा। अगर मैं स्वयं को एक्टिवेट करूँ और मेरा मन ही नहीं है कुछ काम करने का, तो कभी क्या कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा? क्या कोई उपाय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा कंट्रोल मेरे पास है और मेरा मन ही नहीं है काम करने का। इसे कहते हैं कारको भाव नाशाय। जनरली ये बहुत कम केसेस में वर्क करता है, क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर लोग जो आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्राप्त करना भी चाहते हैं। हाँ, कुछ गुणधर्मी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो स्वयं को पीड़ित करना चाहें, वहाँ पर ये काम कर जाता है। मेन पॉइंट क्या है, राहु और केतु किसी भाव के कारक ही नहीं है। वो किसी भाव को एक्टिवेट नहीं करते, क्योंकि उनका खुद का कंट्रोल खुद में नियमित है। वो एक्सट्रीम पिलर हैं। जैसे कि राहु है, राहु को एक ही बात समझ आती है कि मुझे कैसे ग्रो करना है, मुझे कैसे बढ़ना है, और केतु को एक ही बात समझ आती है कि मेरा अध्यात्म कैसा होगा, दूसरी वो बात ही आपसे नहीं करेंगे। तो उनका कारक होने का कोई पॉइंट या कोई सेंस ही नहीं बनेगा। हर और जो प्लैनेट है वो थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है, थोड़ा बदल सकता है। बातों को लंबा नहीं खींचते हैं, बात करते हैं कि कैसे राहु को एक्टिवेट किया जाए। जैसा मैंने आपसे कहा कि राहु चौथे भाव में, एक चार्ट के अंदर रीडिंग इस तरह गई कि आपका राहु फोर्थ हाउस में है, आपका घर जो है वो बड़ा दिखाई देगा, आप आराम से गेन भी कर पाओगे और घर में आराम से आपको अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि उसका उसकी मदर के साथ, अपनी भुआ के साथ जो संबंध है वो बहुत अनुकूल संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। तो उसको कहा गया कि भाई आप चौथे भाव में अपने घर में ही रहिए, आप सारी प्राप्ति अपने घर में ही कर लोगे। वहीं दूसरा चार्ट जब देखा तो उसका भी राहु फोर्थ हाउस में था, बट पता लगा कि कारक जो है चौथे भाव का, मदर और भुआ, उन दोनों से ही उस व्यक्ति के संबंध थोड़े पीड़ित हैं, थोड़े अवांछित हैं। सीधा कहा गया कि अपने घर को छोड़िए, कहीं बाहर जाइए, हो सकता है ये राहु आपको विदेश ले जाए या फिर बाहर की किसी सिटी में स्टैब्लिश कर दे। तो एक चार्ट में, पहले चार्ट में जहाँ रीडिंग दी गई वो ऐसी थी कि भैया आप अपने घर में रह के भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कारक के साथ राहु के संबंध बहुत अच्छे हैं, कोई वरिड होने की बात नहीं है। आप घर में बहुत ग्रो कर पाओगे, घर को मल्टीफोल्ड बना पाओगे, एक मंजिल से 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल का घर ले जा पाओगे। आपका नेम फेम अच्छा आपके घर में ही रह सकता है, डरने की बात नहीं है। और दूसरे चार्ट में जहाँ देखा गया कि कारक जो है मदर और भुआ, दोनों के साथ ही व्यक्ति के संबंध थोड़े से पीड़ित हैं, थोड़े से कुटिल हैं, सीधी रीडिंग दी गई कि आप अपने घर को छोड़िए। यहाँ पर जो ग्रोथ है शायद उस तरह की ना हो पाए जिस तरह की आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। हमेशा चिंता व्याप्त रहेगी कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, बट वो नहीं हो पाएगा। तो दोनों चार्ट में जो परिवर्तन आया, ये जो डिफरेंस आया केवल कारक की वजह से आया। इसीलिए मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप कंसल्टेशन लें, एक डिस्कशन नीडेड होता है। डिस्कशन का मतलब है कि किसी ने आपसे पूछा कि आपकी मदर के साथ संबंध कैसे हैं, तो आपको उसको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बताना चाहिए। इसमें नहीं कि अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बिल्कुल नहीं। हमें सीधी रीडिंग चाहिए, कैसे हम उस कारक को एक्टिवेट करें। अब बात करते हैं प्रथम भाव राहु की। तो प्रथम भाव राहु में जनरली आपको इस तरह की रीडिंग दिखाई देंगी कि व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा लॉस्ट हो सकता है, अपनी दिशा भ्रम में हो सकता है, उसको पता ना हो कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, कौन सा डिसीजन लूँ कौन सा ना लूँ। क्या ये बात सही है? हमेशा ये बात सही नहीं है। प्रथम भाव में बैठा हुआ राहु एक अपने आप में प्रबल राजयोगकारी प्लैनेट है, क्योंकि प्रथम भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। केंद्र और त्रिकोण की संज्ञा केवल कुंडली के एक भाव को मिली हुई है, जो है प्रथम भाव। दूसरा कोई भाव नहीं है जो केंद्र के साथ त्रिकोण भी
हो जाए। इसलिए प्रथम भाव का राहु हमेशा विशेष राहु होता है। ये ऐसा राहु होता है जो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके स्वभाव पे दिखाई देता है, और अगर ये सही तरह से चैनलाइज हो जाए तो आपको हमेशा स्पॉटलाइट या लाइमलाइट में रखेगा। परिवार के अंदर हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो, काम के क्षेत्र में हो, हमेशा लाइमलाइट या स्पॉटलाइट आपके ऊपर ही बनी रहेगी। हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, कनेक्ट होना चाहेगा। उनको लगेगा यार इसके अंदर कुछ है, इसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा है जिससे मुझे जुड़ना है और इसको समझ के मुझे भी ग्रो करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। राहु जिस भी भाव में बैठते हैं सारी स्पॉटलाइट उसी भाव में केंद्रित हो जाती है। आपका वही भाव कुंडली का एक प्रबल भाव बनने के साथ साथ लोगों को आपकी तरफ खींचने वाला भाव बन जाता है। तो पर्सनालिटी हो गई, लुक हो गई कि साहब मेरे मिस्टिकल लुक हैं, मैग्नेटिक लुक हैं, लोग मुझे देखते ही मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। राहु इन द प्रथम भाव में, ये कहा जा सकता है। बट फिर क्यों कहते हैं कि प्रथम भाव का राहु आपको कंफ्यूज करेगा, लॉस्ट करेगा? इवन अगर कभी चार्ट मैचिंग में चले गए और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए जिसने आपके पार्टनर के चार्ट में राहु फर्स्ट में देख लिया, तो 50% तो उस एस्ट्रोलॉजर का मन वहीं खराब हो जाता है कि यार राहु प्रथम भाव में झूठ बोल सकता है, चीट कर सकता है। क्यों कहा जाता है, क्यों नकारात्मक माना जाता है? एक फर्क आता है कारक से। प्रथम भाव के कारक हैं सूर्य देव। सूर्य देव का मतलब क्या होता है? सूर्य आपके पिता के कारक है। सूर्य आपके पिता के बारे में बताते हैं, सूर्य सरकार के बारे में बताते हैं। तो राहु एज अ कारक सूर्य के साथ इन जनरल अच्छा संबंध नहीं रखता। ये जनरल मानना है कि राहु और सूर्य का संबंध जो है वो अच्छा संबंध नहीं है, इसको जनरली माना जाता है। क्यों? क्योंकि राहु के बारे में जो शिकायत करी थी सूर्य चंद्र ने करी थी। आप जानते हैं, आप समझदार हैं, लेकिन इस कारक को अपने फेवर में करा जा सकता है। मैं बहुत ऐसे लोगों को देखता हूँ राहु इन द फर्स्ट हाउस, उनका उनके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा है। पिता किसी हायर स्टेटस की पोस्ट पे है, पिता के साथ उनका जो संबंध है वो फाइन है। और अगर संबंध अच्छा नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जी वो संबंध को अच्छा बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि यार घर में पिता के साथ मैं अपने संबंधों को थोड़ा बेटर कर लूँ, थोड़ा इनलाइटेंड कर लूँ। जब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं और चीज़ों को अपने आप आराम से ठीक कर लूँगा। तो हमेशा वो एक सहायता अपने पिता साइड की करना चाहते हैं। वो सोचते हैं यार एक पिता की अगर मदद करूँगा तो मेरे लिए चीज़ें अच्छी होंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ पिता के साथ संबंध हमारे थोड़े डिफिकल्ट हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जहाँ पर राहु बैठा हुआ है अगर वो ठीक नहीं होगा तो उसी कारक के साथ संबंधों को डिस्टर्ब भी करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पिता के साथ मेरे संबंध सही नहीं है। मैं आपको जज नहीं करने वाला, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। तो सूर्य पिता के साथ साथ आपके आस पड़ोस के मंदिर के भी कारक हैं। तो प्रथम भाव राहु में अगर व्यक्ति ये दो आदतें बना ले, फादर के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखना है, फाइन ट्यून रखना है, कोशिश करनी है कि फादर की तरफ एक तरह का डिवोशन नहीं, मैं डिवोशन की बात नहीं करूँगा। राहु बात ये रखता है, राहु का मन होता है कि यार कुछ इनजस्टिस हुई है, कुछ गलत हुआ है। तो ये महसूस हो गया यार मेरे पिता के साथ कुछ गलत होता है, इनजस्टिस होती है, चाहे वो फादर मदर संबंध हो, चाहे वो फादर की फैमिली हो। ये हमेशा अगर महसूस हो कि मेरे पिता के साथ चीज़ें जो है वो गलत होती है, इनके साथ अन्याय किया जाता है, और मेरी कोशिश होगी मैं मदद करने की इनकी कोशिश करूँगा। यही वो तरीका है जिससे आप उस कारक से अच्छे संबंध बना लेते हो। आपको कोई चीज़ गिफ्ट के रूप में यहाँ ना भी दो काम चलेगा, क्योंकि राहु कोई भौतिक चीज़ नहीं है, उसकी तो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है। अगर शुक्र फर्स्ट में होता तो मैं आपसे ज़रूर कहता कि कोई अच्छी पुस्तक लीजिए, अपने फादर को गिफ्ट दीजिए, शायद ये आपकी बहुत मदद कर दे। लेकिन यहाँ पर वो करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बाय विजिटिंग टेम्पल, बाय गोइंग टू टेम्पल, बाय एक प्रेम, एक जस्टिस का आचरण कि यार यहाँ पर जो चीज़ है वो ठीक नहीं है। जैसे हम मंदिर गए, हमने वहाँ पर गलतियाँ देखी कि यार यहाँ पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और जो लोग हैं वो इतना पैसा कमा रहे हैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, बट ये चीज़ें तो ठीक ही नहीं है। ये अगर आपके बिहेवियर में आया तो आप इनडायरेक्टली उस प्लैनेट के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हो और आपको पता भी नहीं लगा है। और जितना आप उस प्लैनेट के ऊपर काम करते जाओगे उतना ही ये राहु आपका कारक के साथ मिलकर आपका फेवर करेगा। राहु और सूर्य जब मिल जाएंगे तो सरकारी सेवाओं में प्राप्ति आसान हो जाएगी। आपका स्टेटस, मतलब लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे कि मेरी तरफ लोगों का खींचना जो है वो प्रारंभ हो चुका है, मेरी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बन चुकी है, सब होगा। और वहीं अगर ये अपोज हो जाए तो क्या होगा? तो एक कन्फ्यूज़न, लॉस्ट होना, डायरेक्शन लेस होना, पता ना होना कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। और जब हम उस चीज़ के बीच में आ जाते हैं, जैसे कि एक नाव है जो नदी में चल रही है, शुरू हुई, जब बीच में आ गई तब पता चला अरे यार मैं तो गलत जगह आ गया, मैंने तो गलत कर लिया, शायद यहाँ तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, ये महसूस होगा। तो प्रथम भाव में आपने देखा कि रीडिंग पॉजिटिव से नेगेटिव किस तरह हो जाती है। ये व्यक्ति के एफर्ट के ऊपर है कि उसने कारक से अपने आप को कितना कंट्रोल कर रखा है या कितना अपने आप को जोड़ रखा है। जितना आप अपने आप को कारक के साथ जोड़ के रखेंगे, पॉजिटिव कनेक्ट में जोड़ के रखेंगे, उतना वो ठीक है। अगर यहाँ आप मुझसे कहें कि मेरे ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा आपको वरीड होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये आपको स्टेटस भी देगा, नेम भी देगा, फेम भी देगा। कब देगा? अपनी दशाज में दे सकता है।
है, सूर्य की दशा में दे सकता है। दशाएं भी मैटर करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमेशा 100% हो सकती है, बट हाँ, ये आपके जीवन का पार्ट बन सकता है। जैसे ही आप किसी सेंटर में होंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आ सकते हैं बिना किसी रीज़न के, उनको पता ही नहीं लगेगा कि यार हम कब कब में इस व्यक्ति की तरफ आ गए। और सूर्य के बारे में एक बात ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की जो पर्टिकुलर दशा है वो 6 ईयर की होती है। इसका अर्थ है कि जब भी राहु और सूर्य का कनेक्ट बनेगा हर 6 ईयर में, इवन 6 मंथ के अंदर, आप कुछ चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में आता हुआ देखेंगे। अगर ये कारक पॉजिटिव है तो वो चेंज हमेशा अच्छा होगा, और कारक अगर नेगेटिव है तो वो चेंज थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। जैसे आपने कोई एजुकेशन लेना शुरू करा हो, 6 मंथ तक वो प्रोसेस ठीक चला, बट 6 मंथ आफ्टर एकदम से आपको लगा यार ये तो चीज़ ठीक ही नहीं है। कोई संबंध में आप गए, 6 मंथ तक चीज़ें ठीक थी, बट 6 मंथ आफ्टर डिस्कनेक्ट हो गया। क्यों होता है? कारक की वजह से। कारक और प्लैनेट को जोड़ना ही हम इस सेशन में सीख रहे हैं। ये फर्स्ट सेशन है, पसंद आएगा तो मैं दूसरा भी लाऊंगा, तीसरा भी लाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है जो कारक से व्यक्ति जोड़ के प्राप्त कर सकता है। अगर हम बात करें द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव के कारक हैं गुरु महाराज। ठीक है, अब आप कहेंगे राहु द्वितीय भाव में है, ठीक है, मैंने एक तरफ रीडिंग्स को ऐसे देखा है जहाँ पर राहु द्वितीय भाव में मल्टीपल बिजनेस देगा, पैसे के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देगा, और इसी के साथ साथ आपका द्वितीय भाव आपकी वाणी के बारे में भी बताता है। तो आपकी स्पीच में वो राहु की महक, राहु की लहर दिखाई देगी कि मैं जैसे ही बोलता हूँ ना साहब, दूसरा व्यक्ति खिंचा खिंचा मेरी तरफ दौड़ा चला आता है। वो सोचता है यार यही व्यक्ति है जो ज्ञानी व्यक्ति है, इसी व्यक्ति को भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। तो एआई में या फिर कोई भी डेटा लर्निंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, कोई भी नई चीज़ हो गई, नया साइंस हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, मुझे पता नहीं कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो कैसे उसके बारे में खटाखट बोल जाता हूँ। द्वितीय भाव का राहु ये कर सकता है। बट फल देवी का द्वितीय भाव में ही कहती है कि यहाँ पर कुटुंब के साथ आपके जो संबंध है वो पीड़ित हो सकते हैं। पता है क्या है ये? एक्चुअल में एक रीडिंग नहीं है, ये बताने का तरीका है। लोग तो इतना ही पढ़ के बंद कर देंगे किताब को। अच्छा, राहु सेकंड हाउस में कुटुंब बेकार का है क्या, फैमिली बेकार का ही? अरे नेगेटिव रीडिंग है यार, बंद करो, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं पढ़नी है पुस्तक। बट यहीं से वो सूत्र डिकोड होता है कि द्वितीय भाव के कारक हैं गुरु। आप कहेंगे द्वितीय के ही नहीं, वो तो 5वें के भी कारक हैं। सही बात है, द्वितीय भाव का गुरु आपके कुटुंब को दिखाता है, और पंचम का गुरु आपकी संतान को दिखाता है। बस फर्क इतना सा है, नवम का गुरु आपके गुरु को दिखाएगा, और 11वें भाव का कारक गुरु कुछ और दिखाएगा। तो द्वितीय भाव के जो गुरु हैं उनका पूरा फोकस होता है कुटुंब के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। राहु द्वितीय भाव में है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखा जाए। अब राहु पता है क्या सोचते हैं? राहु ये सोचते हैं कि अन्याय हुआ है, राहु के साथ बाय नेचर अन्याय हुआ है, ऐसा उनको महसूस होता है। द्वितीय भाव में राहु में ये महसूस हो सकता है, आपको फील हो सकता है कि मेरा कुटुंब जो है ना, मेरी फैमिली, उसके साथ अन्याय हुआ है। दो अलग रीडिंग है। पहला वो व्यक्ति है जो ये महसूस करेगा कि मेरे परिवार ने मेरे साथ अन्याय करा है, मुझको पैसा चाहिए था नहीं दिया, बिजनेस करना था सपोर्ट चाहिए था नहीं दिया, फैमिली ने मेरी मदद ही नहीं करी साहब, मुझे छोड़ दिया लावारिस की तरह। और दूसरा व्यक्ति जो अच्छा बनाएगा राहु को, वो ये महसूस करेगा परिवार मेरा तो सपोर्ट करता है, बट परिवार का ही कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारे परिवार के दुश्मन बहुत हैं, लोग बुरी नज़र लगा के बैठे रहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि इनके परिवार से कुछ खूंस लूँ, कुछ ले लूँ, कुछ लूट लूँ, हर व्यक्ति हमें लूट लेना चाहता है। ये जब आप अपने परिवार की तरफ सोचेंगे ना कि यार मुझे मेरे परिवार की मदद करनी है, आई हैव टू स्टैंड फॉर माई फैमिली, तब आपका राहु ये चमत्कारी, ये सोई हुई शक्ति काम करना शुरू करेगी और चमत्कारी परिणाम आपको दिखाएगी। आपको ये बस ध्यान रखना है कि मेरा राहु मुझसे कहता है कि कुटुंब मूल है, धन बाद में आता है, कुटुंब मूल है। आप अपने कुटुंब से दुश्मनी करें, मैं नहीं कह रहा कि मत करें, आई एम कि भाई आप कर सकते हो, बट उससे राहु पीड़ित होगा, उससे वो जुपिटर जो मैंने आपको दिखाया था कारक उसको ढक लेगा, उसको काम ही नहीं करने देगा, कभी कोई महसूस ही नहीं कर पाएगा आपके राहु को। आपको लगेगा दुनिया को लगता ही नहीं है कि मेरे पास राहु है। और अगर दूसरी तरफ आपके मन में यह आता है कि हाँ मेरे कुटुंब के साथ अनजस्टिस हुई है, अन्याय हुआ है, चीज़ें गलत रही हैं, लोगों ने अवैध पीड़ित करा है, परेशान करा है, तब आप अपने राहु को चैनलाइज होता हुआ द्वितीय भाव में देखेंगे, एक्टिवेट होता हुआ द्वितीय भाव में देखेंगे। फिर ये आपको क्या क्या दे सकता है? वाणी को मधुर लहर राहु की मिल जाएगी। जैसे ही कोई मेरी आवाज़ सुनता है सब खिंचा चलाता, दौड़ा चलाता, दैट इज़ राहु। जैसे ही आप कहीं जाओगे स्पॉटलाइट में आ जाओगे, आपके परिवार में आप स्पॉटलाइट में बने रहोगे। एंड फोर्थ, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मल्टीपल बिजनेसेस देने की अखंड शक्ति राहु इन द सेकंड हाउस के अंदर है। करना क्या है? परिवार, कुटुंब, उनको समायोजित करना, उनके साथ अच्छे संबंध रखना। अब कोई कहेगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ दिक्कत हो रही है, तो कुटुंब का मतलब आप कम्युनिटी से भी लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, तो उस कम्युनिटी का पार्ट हो,
जैसे आप मान लीजिए किसी बिजनेस में हो या किसी जॉब में हो, तो आपका जो ऑफिस है ना वो आपकी कम्युनिटी है। मेरी ऑफिस कम्युनिटी हो गई, वो आपका कुटुंब हो गया। आपको उनके साथ अच्छे संबंध रखने हैं। उनमें ही आपको राहु ये भी महसूस कराएगा कि ये लोग मेरे साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, बट आपको उस भय में या उस भ्रम में नहीं आना है, उस इल्यूजन में नहीं आना है, बस करना है बाहर की तरफ। ये एक तरीका हो सकता है जैसे कि हम द्वितीय भाव के राहु के ऊपर काम करें, या परिवार को या कुटुंब को कोई चीज़ आपने एज अ गिफ्ट दी। मैं गिफ्ट देना भी नहीं मानता, मैं फीलिंग्स मानता हूँ यहाँ पर, क्योंकि राहु भौतिक रूप से कोई वस्तु है ही नहीं। राहु मूल रूप से तो केवल और केवल एक तरह का, आप कहेंगे एक तरह की इच्छा है, एक तरह का डिज़ायर का पुंज है जो यहाँ द्वितीय भाव में काम कर रहा है। जुपिटर के साथ उसको जोड़िए, उसका अच्छा कनेक्ट इस्टेब्लिश करिए, यही राहु आपके वेल्थ के मल्टीपल सोर्सेज कर देगा। और जब ये बेकार काम करता है, पता है क्या होता है? पता है, परिवार के अंदर अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज दे देता है। अब आप कहेंगे यार ये तो नेगेटिव रीडिंग हो रही है। देखिए, ये नेगेटिव नहीं है, यहीं से ये पॉजिटिव होता है। आपने अगर एक बार प्रॉब्लम का पता कर लिया कि ये दिक्कत है, दैन यू हैव द सॉल्यूशन विद यू। तो एक बार नोटिस करिए क्या वहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे कि अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज हो गए, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो गए, परेशानियाँ हो गई, कुटुंब में डिस्प्यूट्स हो गए, या फिर बातचीतें चलती रहती हैं और लगता है कि यार हर व्यक्ति बाहर का जो है वो दुश्मन है परिवार का। अगर है तो आपका अपनी परिवार की तरफ लिया हुआ हर स्टैंड, और उस स्टैंड की वजह से जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार का नाम बढ़े, फेम बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, तक शक्ति बढ़े, ताकत बढ़े, जब आप ये सोचेंगे और कोई काम करेंगे, यू विल बिलीव दैट योर राहु, द हिडन शक्ति इन योर सेकंड हाउस, स्टार्टेड वर्किंग आउट। आपके दुश्मन अपने आप ही कम होने लगे, अपने आप ही खत्म होने लग गए। दैट्स व्हाट राहु डू इन द सेकेंड भाव। टॉक्स अबाउट थर्ड भाव। थर्ड भाव इज द पराक्रम भाव। राहु इन थर्ड हाउस में देखिए अतुलित शक्ति जो होती है राहु इन थर्ड हाउस में होती है, क्योंकि राहु को एज अ प्लैनेट आप कहेंगे भुजबल प्लैनेट। भुजबली प्लैनेट का मतलब है वो ये बिलीव करता है कि मैं शक्तियों से, अपने हाथों से सब कुछ कर लूंगा। राहु के पास हेड ही हेड नहीं है, उसके पास शोल्डर्स भी हैं, कि मैं साहब अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, बुझा के बल से सब कुछ कर लूंगा। राहु इन थर्ड हाउस में ये महसूस भी होता है। कई बार रीडिंग्स में ये भी कह देते हैं कि आप अपने सिबलिंग्स में, भाई बहनों में एल्डेस्ट या यंगेस्ट तो नहीं है। पता है क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आप अपनी फैमिली में सिबलिंग्स के अंदर हमेशा स्पॉटलाइट पर रहोगे, हमेशा ध्यान जो है, रुझान जो है वो आपके ऊपर ही आएगा। ऐसा महसूस होगा यही व्यक्ति है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही व्यक्ति डिसीजन लेने वाला है। बट हम बात ये नहीं कर रहे कि राहु थर्ड हाउस में क्या क्या कर सकता है। वो आपको शक्ति दे सकता है, बिजनेस दे सकता है, कुछ खुद का इनिशिएट कर सकते हो, खुद का कुछ शुरू कर सकते हो, पावर प्राप्त कर सकते हो, ये सब पॉसिबल है, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो इन्हीं चीज़ों का मूल भाव है। इन्हीं में राहु का पूरा रुझान बना रहेगा, उसका फोकस रहेगा कि यार अपने सिबलिंग से भी पहले कुछ प्राप्त कर लूँ, जल्दी अपने भाग्य को चैनलाइज कर लूँ, ये सब। और अलग अलग सोर्स से कि ये भी काम कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। तो 4 से 5 काम एक साथ करने की खूबी थर्ड हाउस में ही होती है, तृतीय भाव में होती है। लेकिन थर्ड हाउस के कारक कौन है? मंगल। मंगल इज कारक। मतलब पता है क्या है कि मंगल और राहु का ये कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पर बना हुआ है। मंगल और राहु का एक तरह का कॉम्बिनेशन है। राहु मंगल की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखेंगे, क्योंकि राहु मैंने जैसा कहा भुजा बल, मंगल भी भुजा बल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसी वजह से राहु को थर्ड भाव में अच्छा माना जाता है। अगर आप इसको चैनलाइज करना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा राहु और मंगल दोनों की पावर्स के ऊपर। कैसे काम करना होगा? मंगल किस चीज़ के कारक है? मंगल भूमि के कारक हैं, मंगल सिबलिंग्स के कारक हैं, मंगल शक्ति के कारक हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखना होगा। जैसे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, कोशिश करें कि हम कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का पार्ट ही ना बने, हम किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का पार्ट कभी ना बने, ये कोशिश करनी चाहिए। थर्ड हाउस राहु में जनरली लोगों की शक्तियाँ 50 से 40 या 30 हो जाती है। जैसे ही वो किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फिर फैमिली डिस्प्यूट का पार्ट बनते हैं तो हमें नहीं बनना चाहिए। दूसरा, सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द राहुज एनर्जी इन द थर्ड हाउस। एंड थर्ड, आपकी शक्ति, आपकी करेज, आपका इनिशिएटिव लेना, कि मैं कितनी जल्दी एक्शन लेता हूँ, कितनी जल्दी नई चीज़ों को चैनलाइज करता हूँ या एक्टिवेट करता हूँ, इससे भी राहु की शक्ति निर्धारित होगी। अब आप कहेंगे मैंने ये सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि मैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हूँ, परिवार में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मेरे सिबलिंग्स के साथ संबंध ठीक नहीं है, वहीं तो मुझे मूल दिक्कत है और यही होगा भी। पता है क्या है, राहु को जब हम नहीं यूज़ कर पाते, मतलब राहु की शक्ति का यूज़ आप नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आप इन समस्याओं के पार्ट हो जिनसे राहु नहीं युद्ध करना चाहता। मैं किसी भाव में, जैसे इस भाव के अंदर बैठा हुआ शनि, ये कुछ भी कर ले, लेकिन ये द्वितीय भाव के कारक से अगर युद्ध करेंगे तो द्वितीय भाव में ये कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यही राहु के साथ है, हमें कारक मंगल से लड़ाई नहीं करनी है। जितना जल्दी हो सके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बाहर निकलना, हो सके सिबलिंग्स के साथ अच्छे संबंध रखना, हो सके कोई इनिशिएटिव लेना, हो सके तो मंगल मीन्स सुरक्षा या
करेज, मतलब अपनी शक्ति को दिखाना कि यार देखो आई एम द टॉप लीडर और मैं डिसीजन मेकिंग करूँगा। अगर यहीं पर राहु दब्बू जैसे हो गए, ना मैं डिसीजन लेता हूँ साहब, मैं डरा डरा रहता हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ साहब, मेरे सिबलिंग्स के साथ रिलेशन ख़राब है, कजिन्स से बनती नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हूँ, बुरा मत मानिएगा, बट आपने राहु को बहुत अधिक बांध रखा है, बहुत अधिक बांध रखा है। आपको राहु को धीरे धीरे खोलना चाहिए कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से, सिबलिंग से, इनके साथ हमारे संबंध सब बेटर हो जाएं। और जब ये हो जाएंगे तो ये राहु की चमत्कारी शक्ति आपको इतना फ़ायदा देगी कि अलग अलग सिद्धियों के जानने वाले हो जाओगे, अलग अलग कलाओं में निपुण हो जाओगे, एक साथ एडिटिंग भी करोगे और एक साथ लोगों से बातचीत भी करोगे। ये राहु की शक्ति है। एक साथ तीसरे भाव के अंदर मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने की शक्ति या सामर्थ्य केवल एक प्लैनेट के पास है, इवन शनि या मंगल के पास भी नहीं है जो राहु के पास है। क्योंकि राहु कहते हैं कि मल्टीपल चीज़ें, और मंगल एज अ कारक का उनको सपोर्ट मिल जाए, मतलब राहु का सांप का फन जो हवा दे रहा है और मंगल मतलब आग, तो अब आप सोचिए कितनी ऊंचाई पे ये जा सकता है। और वहीं आपने इन चीज़ों के साथ अपने डिस्प्यूट बना लिए, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, आपने अपनी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट बना लिए, आपके फादर के जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ उनके रिलेशंस ख़राब हैं, आप ऐसे घर में रहते हो, ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और सिबलिंग्स के साथ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आप नित्य प्रतिदिन दिन प्रतिदिन राहु को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आप कहोगे कि कारण क्या है, समझ गया, समाधान क्या हो सकता है। बेस्ट समाधान यहाँ पे पॉसिबल है, पहला तो वो चीज़ों को अच्छा किया जाए, और दूसरा अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती तो दो तरह के हनुमान जी, वन इज़ द दक्षिण मुखी, सेकंड इज़ द पंचमुखी। ये हनुमान जी के मंदिर आराम से शहर में ढूंढ लो और आराम से मिल जाएंगे। अभी मैं अगर कुछ और मंदिर बताता शायद मिल ही नहीं पाता आपके शहर में, बट ये मिल जाएंगे। आप वहाँ जाना शुरू कर दीजिए। इन नेक्स्ट 42 days यू विल सी अ चेंज इन योर राहु इन थर्ड हाउस एंड यू विल बी लाइक कि भैया मैं जो कर नहीं पा रहा था ना, वो सारी चीज़ें आराम से कैसे होने लगी एकदम से। दिस हैपन्स इन द थर्ड हाउस। राहु जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ा सा वो ये मानता है कि यहाँ पर अन्याय हुआ है, तो आपको ये महसूस हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर, मतलब ये होना चाहिए महसूस कि परिवार ने जब कुछ काम करना शुरू करा, किसी बिजनेस को इनिशिएट करा, सिबलिंग्स के साथ जो है परिवार में वो अन्याय होता रहता है, सब इनजस्टिस होती रहती है। मेरे भाई बहन मेहनत बहुत कर रहे हैं, उनको कुछ प्राप्त करना है बट वो कर नहीं पा रहे हैं, कजन्स है मेहनत कर रहे हैं, प्राप्त करना है बट हो नहीं पाता, अन्याय होता है उनके साथ। जब आप उनकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे ना, यार एक पॉजिटिविटी हो इनकी तरफ, आपका राहु तीसरे भाव में आपको कला निपुण बना देगा बहुत सारी क्षेत्रों में, बहुत सारी चीज़ों में। अगर यही राहु फोर्थ हाउस में हो तो फोर्थ हाउस के कारक होते हैं चंद्रमा भी और बुध भी, एज पर जातक तत्व एंड फल देविका। बात यहाँ पर आती है कि चौथे भाव से आप सुख को देखते हो, राहु को चौथे भाव में कई लोग जेल की तरह भी मानते हैं कि आप किसी चीज़ में बंद हो गए हो, पैक हो गए हो, घर में पैक हो गए हो, बाहर नहीं निकल पाते हो, किसी ग्रुप में पैक हो गए हो, एक्सटेंड नहीं कर पाते, लोगों से जुड़ नहीं पाते। मैंने राहु फोर्थ हाउस में कुछ रीडिंग्स ऐसी देखी हैं, पहले केस में इस लाइक कि आपका घर ही ठीक नहीं है, घर छोड़ के चले जाओ, और दूसरे केस में व्यक्ति घर के अंदर ही बहुत कुछ बना रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, घर के अंदर बैठा बैठा व्यक्ति करोड़पति हो गया, वर्क फ्रॉम होम करता है, घर से ही उसने फ्रीलांस शुरू करा, प्रोजेक्ट्स लेने शुरू करे, एंड द पर्सन बिकेम इन अ शॉर्ट स्पैन दिस पावरफुल। पता है ये रीडिंग्स में फ़र्क क्यों आया है? इसका कारण आप कहेंगे राशि होगी और भी चीज़ें होंगी, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन कारक इसका मूल कारण है। आफ्टर द रिसर्च इज सीन कि प्रथम भाव में जो व्यक्ति है उसकी अपनी मदर और अपनी भुआ दोनों के साथ संबंध ठीक नहीं थे, या घर में मदर और भुआ की स्थिति ठीक नहीं थी और वो उनकी तरफ गुस्सा करता रहता था, क्रोध करता रहता था। राहु में एंगर भी बहुत है, भुजबली प्लानट है, क्रोध करता रहता था। उसके लिए फिर सॉल्यूशन ये बताया गया कि आप अपने घर को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ संबंध थोड़ी डिफिकल्ट है, घर को छोड़ें, बाहर निकलें, बाहर जाके बहुत कुछ बना पाओगे। क्योंकि ये जो फोर्थ हाउस है ना, जहाँ आपका राहु बैठा हुआ है, जैसे इस जगह आपका राहु बैठा हुआ है इस भाव में, इस भाव के साथ वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो कुछ भाव में ही चेंज हम कर दें, घर छोड़ दें, घर से चले जाएं, कुछ घर बदल लें, सिटी बदल लें, स्टेट बदल लें, फॉरेन कंट्री चले जाएं। इसीलिए राहु फोर्थ हाउस में कई बार विदेश यात्रा दे देते हैं, विदेश सेटलमेंट दे देते हैं, साहब बाहर भेज दिया हमको तो बाहर रहते हैं, हमारे साथ वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हमने वो छोड़ दिया, जगह वो इलाका छोड़ दिया, नहीं है अपना, बाहर जाएंगे, बाहर रहेंगे, बाहर कमाएंगे और बहुत अच्छा आप महसूस कर रहे हैं, होगा आपके साथ। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि चौथे भाव के कारक हैं चंद्रमा और बुध। चंद्रमा मतलब मदर, आपकी मदर के साथ संबंध ठीक है, मदर को आपने मतलब बिजनेस वूमेन है या फिर बिजनेस वूमेन नहीं है बट इनिशिएटिव लेके है कि घर में मदर की स्थिति अच्छी है, वही डिसीजन मेकर है। सेकंड बुध भी है, बुध भुआ का कारक है, भुआओं के साथ आपकी स्थिति या संबंध अच्छे हैं, भुआ की पोजीशन बहुत अच्छी है, सॉलिड पोजीशन है। या फिर थर्ड, बिजनेस बहुत अधिक आपके घर के अंदर है, मतलब जिस घर में आप रहते हो वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं फैमिली मेम्बर्स हैं वो बिजनेस का पार्ट है। अगर ये 2-3 चीज़ें हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति घर में बैठा बैठा, इवन सिटिंग होम
वो पावरफुल और शक्तिशाली बन सकता है। पावरफुल शक्तिशाली का मतलब है घर बड़ा भी हो जाएगा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाएंगे, बट आपको चौथे भाव के कारक के साथ राहु को जोड़ना पड़ेगा। ये हमेशा महसूस होगा आपको, चौथे भाव में राहु है तो, कि मेरी मदर के साथ कुछ अन्याय हुआ या मेरी बुआओं के साथ कुछ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुई, और इसको गलत मत मानिएगा। इस बात की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ और मुझे उनके लिए चीज़ों को अच्छा करना है, ठीक करना है। ये तरीका है आपके राहु को एक्टिवेट करने का। और जब ये राहु एक्टिवेट होगा ना, तो आपका घर आपके लिए कैद या जेल नहीं रहेगी। आपका घर आपके लिए कुबेर की चाबी हो जाएगी, कुबेर का खजाना हो जाएगा कि यहाँ से जो भी मैं चाहता हूँ वो प्राप्त कर लेता हूँ। कुछ लोग इस बात का मजाक भी बना सकते हैं क्योंकि उनको जीवन में कुछ बदलना ही नहीं है। उन्होंने मान लिया है कि कभी कुछ बदलेगा ही नहीं। डिप्रेशन का वो स्टेट होता है जिसमें इंसान मान लेता है कभी कुछ बदल ही नहीं सकता, बट यहाँ पर हमें बदलना है। तो ये देखिए कि मदर के साथ, बुआ के साथ कैसा संबंध है, क्या उनके साथ कोई इनजस्टिस हुई है, उनको कुछ इश्यूज़ हैं, और आपका उनकी तरफ रुझान क्या है, या उनकी तरफ गुस्सा आता है, या फिर उनकी तरफ एक सिंपैथी आती है, एम्पैथी आती है कि इनके साथ गलत हुआ और मुझे इनके लिए स्टैंड लेना है, इनकी मदद करनी है। दिस इज़ द वे टू चैनलाइज और एक्टिवेट योर राहुज एनर्जी। ये वो तरीका है जिससे आप इसको एक्टिवेट करेंगे। दिस इज़ फॉर द कारक। ये कारक के बारे में है। हम अब समझ चुके हैं कि कैसे हमें इस चीज़ को एक्टिवेट करना है, अपने यूज़ में लेना है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, चैनलाइज हो जाएगा, तो चौथे भाव के जो भी तत्व है ना, मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। जैसे कि अब तक आपको घर में दिक्कत थी, वो थोड़ा सा आपने बेटर करा, आप घर बना पाए, अच्छा घर बना पाए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना पाए। अब तक आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी भाई, मैं आप घर में या फिर जगह पे संतुष्ट महसूस नहीं करते, शांति नहीं मिल रही है यार, शांत नहीं हूँ। आपने मदर के साथ, बुआ के साथ अपने संबंध ठीक करे, और नहीं भी अगर वो हो रहे, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम संबंध ठीक करें, कुछ होते हैं संबंध जो ठीक नहीं होते। अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं मदर के साथ, बुआ के साथ, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो गए जो थोड़ा सा परेशान है, उसका आपने ध्यान रखना शुरू कर दिया। और ये भी अगर पॉसिबल नहीं है तो देवी उपासक या देवी साधक आप बन गए। आपने साहब शाम को दुर्गा चालीसा का ही पाठ करना शुरू कर दिया। यू विल फील अ ड्रामेस्टिक चेंज इन योर पर्सनैलिटी विद इन 42 डेज। दैट्स व्हाट राहु इन 4th हाउस टू। करके देखिए, महसूस होगा, परिवर्तन महसूस होगा। क्योंकि राहु चौथे भाव में क्या है, हम कई बार कारक में चंद्रमा को ही लेते हैं, और जनरली कारक यहाँ बुध भी है। बुध अलग तरह से ऑपरेट करता है। जितना आपका चंद्रमा और बुध सॉलिड होगा, अच्छे स्टेट में होगा, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, उतना अच्छा आपका राहु है। और जितना चंद्रमा और बुध थोड़ा कमजोर स्थिति में, सब 6-8 गए, सब थोड़ा सा नेगेटिव हो गए, या उनके जो कारक है ना, उनके जो चीज़ें हैं, उनके साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है, उतना यहाँ राहु दबा हुआ है। बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, वर्क करने की आवश्यकता है। बाय वर्शिपिंग देवी यू कैन पुट अ होल्ड ऑन योर राहुज एनर्जी द 4th हाउस ओनली, किया जा सकता है। अगर हम बात करें पंचम भाव के, तो पंचम भाव के कारक हैं कौन? पंचम भाव के कारक हैं गुरुदेव। गुरु 5th हाउस के कारक हैं। आप कहेंगे द्वितीय भाव के कारक भी तो गुरु ही हैं। राहु को पंचम भाव में पॉजिटिव साइड ऑफ रीडिंग ये रहती है, रिलेशनशिप मैग्नेट हो सकते हो, एजुकेशन में एक से अधिक एजुकेशन डिग्रीज ली जा सकती हैं, और स्पेशली जो एडवांस एजुकेशन है ना, जिनमें बहुत ब्रेन पावर चाहिए, बहुत इंट्यूटिव पावर चाहिए, जैसे AI हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, कोई भी कॉम्पिटिशन हो गया, निकाला जा सकता है। क्योंकि राहु कॉम्पिटिशन निकालने के एक मैजिक प्लानट है। कॉम्पिटिशन को सीधा फाइट कर जाते हैं, सीधा झेल जाते हैं। इन थर्ड, पंचम भाव से ही आप रिलेशंस देखते हो, तो एक्स्ट्रा रिलेशंस के अंदर भी ला सकता है। इवन कास्ट कल्चर अलग हो और उन रिलेशंस में आप आ जाए, रिलीजन अलग है और आप उस रिलेशन के पार्ट बन गए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद राहु इन द 5th हाउस। और नेगेटिव साइड ऑफ रीडिंग में यही कन्फ्यूजन भी बताया जाता है, संतान प्राप्ति में समस्या, नेगेटिव रिलेशनों में समस्या, एजुकेशन में ब्रेक। अब आप कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव मैं कैसे डिसाइड करूँ साहब? पंचम भाव का कारक कौन है? गुरु है। गुरु 5th हाउस के कारक हैं। गुरु यहाँ पर बच्चों के कारक बनते हैं, संतान के। इसका अर्थ है कि आप जिस घर में हो, जिस मोहल्ले में हो, या घर तक अपनी लोकेलिटी, अपना घर, वास्तु यूनिट अपना घर, उस घर में आप देखिए कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। वन साइड यू फील कि हाँ बच्चों के साथ बहुत पॉजिटिव व्यवहार है, बच्चों को डिसीजन लेने दिया जाता है, जो वो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है साहब, उन पर प्रेशर नहीं है, आराम से मौज मस्ती का व्यवहार है। राहु इन 5th हाउस गोइंग टू वर्क लाइक अ मैजिक रॉकेट, मैजिक चार्म, मैजिक रॉकेट की तरह काम करेगा, और आपको एजुकेशन में, रिलेशन में एंड संतान प्राप्ति में प्रगति देगा। वहीं इसके अपोजिट है उनके साथ बिहेवियर, बच्चों के साथ लोकेलिटी में, तो ये नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। तो इस तरह से हम सीधा जज कर सकते हैं, मतलब इसमें तो कोई एस्ट्रोलॉजर होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको पता लगता है कि यार यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव में तो फिर रीडिंग की बात ही नहीं है, बट नेगेटिव है तो क्या करें?
नेगेटिव अगर यहाँ पर संबंध है, अपने बच्चों के साथ नहीं, आसपास के बच्चों के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, पॉजिटिविटी बनानी चाहिए। आप कहेंगे बच्चे तो हैं ही नहीं, तो फिर किसके साथ पॉजिटिविटी बनाएं या पॉजिटिव संबंध रखें। मेरा सजेशन वहाँ ये होगा कि अपने आसपास कोई ऐसा हमें ऑर्फनेज देखना चाहिए जहाँ पर हम कुछ डोनेशन कर सकें या जिनके साथ संबंध अच्छे कर सकें। ये एक बात हुई। दूसरा, पंचम भाव में राहु बहुत अच्छा काम कर सकता है, कई कलाओं में सिद्ध कर सकता है, कई ज्ञानों में सिद्ध कर सकता है, कई रिलेशंस का पार्ट बना सकता है और पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना सकता है अगर आपकी कुंडली में गुरु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, अनएफ्लिक्टेड हो, उच्च का हो या फिर शक्तिशाली स्थिति में हो, क्योंकि गुरु राहु का कंट्रोलर है, नियंत्रक है, कारक है। राहु के साथ उसके जितने संबंध न्यूट्रल होंगे, जितने संबंध अच्छे होंगे, उतना आपका राहु आपके लिए अच्छा होगा। और जितना गुरु की स्थिति कमजोर हो रही है ना, उतना राहु यहाँ पर डिफिकल्ट हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। अब आप कहेंगे इसके लिए एस्ट्रोलॉजर बनने की आवश्यकता है, बट पहले पॉइंट के लिए नहीं, तो उसको पहले देखो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करो, कमेंट में आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि भाई 6, 8, 12 में पीड़ित है, अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, या फिर कहीं पर 6, 8, 12 हाउसेस के साथ तो नहीं जुड़ गया है। अगर जुड़ गया है तो पीड़ित हो गया, क्योंकि राहु हमेशा केंद्र या त्रिकोण से जुड़ना चाहता है। तो राहु का कारक है गुरु, जुड़ गया, साहब केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, इट मीन्स इट इज़ पावरफुल, इसके पास कैपेसिटी है। अब हमें देखना चाहिए कि संतान जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ बच्चों के साथ कैसा ट्रीट किया जाता है। एज अ पर्सन आप अपना खुद का चाइल्डहुड देखिए कि आपको कैसे ट्रीट किया गया, कहीं पीड़ित किया गया, परेशान किया गया, आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं कि भाई ये करो ये करो ये करो, उसकी दौड़ में आपको लगा दिया हो। अगर ऐसा है, डोंट बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। यही आपके लिए बचाव है, यही आपके लिए तरीका है चीज़ों पे काम करने का। एंड देन सेकंड इज मंत्र शक्ति, मंत्र साधना। मैं वो मंत्र तब बता सकता हूँ इन द नेक्स्ट सेशन पॉसिबली, या कमेंट में, जब आप कहें कि हाँ हम ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। बिकॉज मंत्र आर दे आर डिवाइन गिफ्ट, वो बहुत पवित्र होते हैं, ऐसे ही नहीं दिए जाते, इधर इन द कमेंट और इन द सेकंड सेशन। बट यू हैव टू लेट अस नो इज इट वर्किंग फेवरेबल और नॉट, और यू आर कनेक्टिंग विद द पॉइंट विच सेड or not. This is for 5th house Rahu. In the छठा भाव, Rahu in the 6th house is like Rahu is like बुद्धि। ठीक है, छठे भाव में क्या होता है, छठे भाव में ऑब्स्टेकल्स भी होती हैं, कर्म भी होते हैं, लेकिन 6th हाउस ही प्रॉब्लम सॉल्विंग भाव भी है, समस्याओं का निदान भी 6th हाउस में, इसीलिए इसे उपचय लीन भाव, त्रिक भाव कहा जाता है। कभी सोचा है आपने कि त्रिक भाव जो है, छठा, आठवां, 12वां, इन्हें बुरा क्यों कहते हैं? कारण मैं लास्ट ऑफ द सेशन में बताऊंगा, देख के जरूर जाइएगा। तो 6th हाउस में राहु जो है, उसकी पॉजिटिव रीडिंग ये हो सकती है कि फॉरेन ट्रेवल दे सकता है, अपने सिटी से जहाँ पे बर्थ हुआ है वहाँ से दूर जाके कहीं बस सकते हो, सिटी चेंज कर सकते हो, स्टेट चेंज कर सकते हो, इवन रिलेशन में, एक्स्ट्रा रिलेशंस के अंदर जो कल्चर कास्ट में अलग है उनके साथ संबंधों में जा सकते हो। सब पॉसिबल है 6th हाउस राहु के साथ। लेकिन नेगेटिव में यही राहु 6th हाउस में अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज देता है, ऐसे हेल्थ इश्यूज देता है जिसको देख के डॉक्टर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, यार मेरे खुद के समझ नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है। 6th हाउस राहु में परिवार के किसी सदस्य को ये दे सकता है, एकदम से कुछ हेल्थ इशू पता लग जाता है, जो भी पता लगता है ना। छठा भाव लीन भाव है, लीन भाव का मतलब होता है छुपा हुआ। यहाँ राहु एक तो सांप, और वो भी छुपा हुआ सांप, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एकदम से आपको जैकपॉट दिलवा दे, और ये भी हो सकता है कि एकदम से यहाँ पर हेल्थ इश्यूज या दुश्मन ला के दिखा दे, जिसको आप अपना समझ रहे थे अब तक वही व्यक्ति आपको दुश्मन दिखाई दे। मुझसे तो ऐसे लोगों ने पूछा है, फॉरेनर्स ने, लाइक दोज डोंट बिलीव इन ब्लैक मैजिक, दे आर लाइक राहु इन 6th हाउस में, मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ, कोई हवेलाई तो नहीं है मेरे ऊपर। यहाँ पे होता है, ये महसूस होता है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि हाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, पॉजिटिव साइड में बहुत अच्छा है, नेगेटिव में मैंने जो बताया है वो चीज़ें हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव होता कैसे है? छठे भाव के कारक हैं मंगल और शनि। प्रोमिनेंटली मंगल और सैटर्न दोनों ही 6th हाउस को इन्फ्लुएंस करता है। प्लैनेट राहु का मंगल और शनि के साथ संबंध ही उसको अच्छा या बुरा करता है। छठे भाव में मंगल किस चीज़ के कारक हो गए? लिटिगेशन के, कोर्ट केसेस के, डिस्प्यूट्स के, फाइट्स के, दुश्मनों के। और शनि किसके कारक हो गए? डिप्रेशन के कारक हम मान सकते हो, थोड़ा दुख का कारक मान सकते हो, लिटिगेशन का कारक मान सकते हो। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है? यहाँ पर आपको देखना है कि क्योंकि 6th हाउस के कारक है मंगल और सैटर्न, मेरा राहु इनके साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है। क्या मंगल और शनि मेरे चार्ट में किसी केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हैं? बहुत अच्छा है। क्या मंगल और शनि मेरे चार्ट में उच्च के हैं या स्वय राशि है? मंगल की स्वय राशि है मेष या वृश्चिक, 1 या 8 नंबर में है। शनि की राशि है 10 और 11, मकर और कुंभ। क्या मकर और कुंभ 10 और 11 में है? तो भी बहुत अच्छा है। वहीं पर मंगल के साथ अच्छे संबंध का मतलब है कि आपकी फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रगल्स है, दुश्मन है, और आप उनको ख़त्म करने की कोशिश ऑल द टाइम करते रहते हो।
हमेशा आप अपनी फैमिली के लिए एक डिवाइन एंजल की तरह हो कि मैं प्रेजेंट रहता हूँ, रहती हूँ। कोई भी दिक्कत आती है, आई एम लाइक कि भैया मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम वरीड मत हो, चिंता मत करो, आई विल सॉल्व इट, मैं सॉल्व कर दूंगी। राहु और मंगल एक पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। शनि के साथ भी ये हो सकता है, लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस है, चैलेंजेस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, बट वी जस्ट फिगर दैम आउट, उनको हमने फिगर आउट कर लिया है, उनको ठीक कर दिया है, तो ये सैटर्न के साथ भी एक अच्छा संबंध बन सकता है। अब आप कहेंगे ये दोनों चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं, मतलब मंगल के साथ और शनि के साथ मेरा संबंध अच्छा है, ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ के लोगों का हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि होगा यही 6th हाउस में राहु के साथ कि मैं ज़्यादातर अपने मदर साइड फैमिली में जो सिबलिंग्स हैं या फिर फादर साइड के जो सिबलिंग्स हैं ना, वो मेरे मदर फादर का फ़ायदा ना उठा लें, इसलिए मैं हमेशा उनकी मदद करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। और इसी प्रोसेस में आप अपने राहु को पॉजिटिव बना रहे हैं। पॉजिटिव बना रहे हैं इसका अर्थ है कि ये छठे भाव में बैठ के विदेश यात्रा, दूसरी सिटी में सेटल होना, बाहर आपको लेके जाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। और वहीं ये नेगेटिव तब होगा जब आप उस काम को करना छोड़ दें, आप कहें कि भैया तुम अपनी तरफ जाओ, दूर रहो, डिस्कनेक्ट हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई ना पार्ट या तुम्हें जानता हूँ ना जानती हूँ, एंड ये नेगेटिव हो जाएंगे। फिर ये आपको इन्हीं मैटर्स में प्रॉब्लम या चैलेंजेस भी दे सकते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज, जैसे लिटिगेशन मैटर्स। तो यहाँ पर राहु इन 6th हाउस में मेरा मानना है कि जिसको ये मिलता है वो अपने परिवार के लिए एक डिवाइन एंजल की तरह है। उसका ये काम है कि जिन भी लोगों के ग्रुप में वो जाए या पार्ट बने, उनको वो प्रोटेक्ट करे बाय फाइटिंग द एनिमीज या दुश्मन, शत्रु। वो फिगर आउट कर ले पहले ही कि दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है, और परिवार को बता दे, अवेयर कर दे। जब आप ये सब करते हो तो ये आपका राहु जो छठे भाव में सो रहा है ना, एक्टिवेट हो जाता है। तभी ये आपसे कहता है अच्छा जॉब नहीं मिल रही, एकदम से तुम्हें जॉब दिलवा देंगे बाहर की कंपनी में, एमएनसी में, फॉरेन के अंदर। अच्छा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हो, सिविल्स क्रैक नहीं हो रहा, पीएससी नहीं हो रही, राहु इन 6th हाउस एकदम से करवा देगा। कैसे करवा देगा? इंट्यूटिवली आपको पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ाई से नहीं, इंट्यूटिव तरीके से वो करा सकता है। कोई केस, कोर्ट केस का पार्ट हो, लिटिगेशन में फंसे हुए हो, राहु वहां से निकाल सकता है। बट आपको वो काम करना है, कारक के साथ उसे जोड़ के रखना है। कारक के साथ ही नहीं जोड़ा, आपने कहा कि भैया तुम अपनी तरफ जाओ, मैं अपनी तरफ हूँ, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं तुमसे। आपने राहु को यहाँ पर निद्रा अवस्था में डाल दिया है, ऐसी अवस्था में डाल दिया है कि वो ढक गया है, उसकी लाइट रुक गई है, काम वो नहीं कर पा रहा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग हो सकती है क्योंकि 6th हाउस में मंगल और शनि दो कारक बनते हैं, तो एक साथ दोनों को डील करना इज लाइक एक तरफ मंगल एक तरफ शनि, एक तरफ तो फादर साइड सिबलिंग्स एक तरफ मदर साइड सिबलिंग, जनरली उन्हीं से प्रॉब्लम या इश्यूज यहाँ पर चलते हुए मैंने फ्रिक्वेंटली देखे हैं। जैसे कि चाचा ताऊ ने ज़मीन दबा ली, जैसे कि मदर साइड फैमिली ऐसा वो हमें परेशान करती रहती है, इस तरह के इश्यूज़ आप उनको सॉल्व करते हैं, आपका राहु फेवर में है, नहीं करते हैं दूर भागते हैं, यही राहु प्रॉब्लम दे देता है। तो ऐसा राहु कह सकते हो आपकी पिंजरे में कैद बुलबुल की तरह हो सकता है, जो कि बेचारा ऐसे राहु का व्यक्ति इस लाइक करूँ तो करूँ क्या, मदर फादर मेरी सुनते नहीं, मानते नहीं, मैं बताता हूँ कौन दुश्मन है कौन नहीं, बट दे जस्ट नेवर लिसन टू मी। That happens in 6th house Rahu. Though for other readings we'll have another session, but this is for channelizing, activating planet Rahu in the 6th house. तो ये राहु इन 6th हाउस के बारे में है। अब बात करते हैं 7th हाउस के ऊपर। एक्टिवेट करने का क्या तरीका हो सकता है? वेल 7th हाउस इज द हाउस ऑफ बिजनेस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ योर संबंध। जब भी आप इन 2 से 3 मैटर्स के ऊपर काम करोगे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपके संबंध हो, आपको राहु की याद आएगी। आपको महसूस होगा कि यार इन्हीं चीज़ों में लोगों को सफलताएं बहुत जल्दी मिल जाती हैं, लोगों को संबंध बहुत जल्दी मिल जाता है, उनके संबंध बहुत जल्दी बन जाते हैं। बट कम्स टू मी, जब मेरी बात आती है, मुझको यहाँ पर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक चार्ट में 7th हाउस में आप रीडिंग ये भी दे सकते हैं कि 7th हाउस में राहु है, आप हमेशा स्पॉटलाइट में रहेंगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ बिजनेस होंगे, एक नहीं आप एक से अधिक काम कर रहे हो, इवन एज अ इन्फ्लुएंसर खुद को सोसाइटी में प्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरे ही केस में रीडिंग ये होगी, इन्हीं सब समस्याओं, इन्हीं सब चीज़ों में आपको समस्याएं आएंगी, पार्टनर के साथ मिलकर काम करोगे दिक्कत होगी, कार्मिक रिलेशंस रहेंगे। तो ये रीडिंग का जो फर्क है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कारक की वजह से आता है। सप्तम भाव के कारक हैं शुक्र, आपके राहु के ऊपर एक अदृश्य चादर है, अदृश्य कंट्रोल है, वो है शुक्र महाराज का। आपको देखना है कि मेरा राहु अच्छा है या बुरा है। चार्ट में देखिए कि शुक्र की स्थिति क्या है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, उच्च का है, नीच का है, अस्त है, वक्री है, किस स्थिति में है? अगर वो उच्च का है मीन्स 12 नंबर में है, स्वराशि का है मीन्स 2 और 7 नंबर में है, अच्छी स्थिति में है मीन्स केंद्र में है 1 4 7 10, या फिर त्रिकोण में है। इसका मतलब है कि राहु आपका इनडायरेक्टली आपके लिए फेवरेबल है।
वहीं अगर शुक्र की स्थिति पॉल्यूट हो गई, थोड़ा सा वो दिक्कत देने वाला होगा, बट इन दिक्कतों को भी आसान किया जा सकता है, चीज़ों को बेटर किया जा सकता है, राहु को एक्टिवेट किया जा सकता है। आपको शुक्र के ऊपर काम करना है, आपको इनडायरेक्टली अपने रिलेशन पे काम करना है। जैसे जैसे आप अपने रिलेशंस को फिक्स करेंगे, अपने पार्टनर के साथ संबंधों को फिक्स करेंगे और एक फ्रीडम आप अपने पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे, वैसे वैसे आपका राहु आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। इनडायरेक्टली पता है क्या होता है, राहु जिस भाव में होता है ना, वहाँ पर आपको हमेशा ये लगेगा मेरे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, मेरे साथ इनजस्टिस हुई है। राहु आपका सप्तम भाव में आपके स्पाउस का, आपके रिलेशनशिप का, आपके पार्टनर का भाव है। तो आप अपने पार्टनर की तरफ ये एक एटीट्यूड बना लीजिए, एक सिंपैथी एम्पैथी का एटीट्यूड कि भैया मेरे पार्टनर के साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुई है। हर व्यक्ति इसको दबाता है, हर व्यक्ति इसको कंट्रोल करता है, हर व्यक्ति इससे लाभ लेना चाहता है, व्यक्ति इसको प्रभावित करता है, कंट्रोल करता है। वहीं कुछ लोग कहेंगे राहु सेवंथ में, यार मेरा ही पार्टनर चीटर है, मेरा ही पार्टनर दुष्ट आदमी है। आप अगर ऐसा फील करोगे, देखो राहु जहाँ है आप जानते हो कि वो क्या है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो फील करोगे अपने अंदर, तो आप अपने राहु से अपना विरोध बना लोगे, उस कारक से अपना विरोध बना लोगे। तो नेवर डू फील इट, जस्ट ट्राई टू फील कि हाँ भाई इसके साथ गलती हुई है, इसके साथ प्रॉब्लम है, इसकी तरफ मुझे सिंपैथी का एटीट्यूड रखना, एम्पैथी का एटीट्यूड रखना है, इसकी मदद करनी है। The moment you start doing it, the same moment you start making it your planet, आप अपना planet उसको बनाना शुरू कर देता है। ये होता है राहु जब व्यक्ति के सप्तम भाव के अंदर विराजमान हो या बैठा हुआ हो। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि मैंने बिजनेस ओपन करा, पार्टनर के साथ एकदम से रिलेशनशिप में गया, कार्मिक में गया, पता ही नहीं था पार्टनर है क्या या वो क्या चाहता है, और मुझे बिजनेस में डाउनफॉल आ गया। और उसी जगह ऐसा भी हुआ कि उस व्यक्ति ने बहुत ग्रो कर लिया बिजनेस में, फ्रीलांस में चला गया। पता है, रीडिंग नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव कारक ने कर दी। भाई राहु गलत है आप जानते हो, लेकिन राहु जहाँ बैठा हुआ है वो भाव उसके कंट्रोल में है, वो एरिया उसके कंट्रोल में है। आप चाहते हो कि आपका बिजनेस फॉल ना करे, आप चाहते हो आपके रिलेशन चले, आप चाहते हो मैरिज सस्टेन करे, आप चाहते हो कि हमेशा लाइमलाइट आप पे रहे, तो आपको कारक शुक्र से अच्छे संबंध रखने होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कारक का मतलब है पैसा उड़ाओ, पैसा दिखाओ, नए नए कपड़े पहनो, नो। कारक मतलब जीव कारक, सप्तम भाव का जीव कारक है शुक्र, आपका स्पाउस पार्टनर। आप ऐसी लोकेलिटी में हो, आपके घर में आप कहोगे यार मेरी तो मैरिज ही नहीं हुई, मेरा संबंध ही नहीं बन रहा, वही तो तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम कह रहे हो पहले उस पार्टनर से संबंध अच्छे रखो। भाई किसी घर में तो रहते हो, जिस घर में रहते हो क्या वहाँ पर आपके मदर फादर, मतलब जो पार्टनर है, पार्टनर्स के साथ क्या जस्टिस हो रही है या नहीं? आपके फादर लीनिएज में आप हो, मदर के साथ क्या न्याय हो रहा है या नहीं? क्या उनके साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा? और हो रहा है और आप उसके पार्ट हो, दैन आप अपने राहु को पीड़ित कर रहे हो, उस छत के नीचे पीड़ित कर रहे हो। वहाँ से दूर हो जाना इज अ सॉल्यूशन। और आप कहोगे वो नहीं हो सकता मैं, तो उनकी तरफ एक एम्पैथिक एटीट्यूड, सिंपैथिक एटीट्यूड कि हाँ यार तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। जब आप ये करोगे, यू गोना मेक योर राहु इन सेवंथ हाउस योर प्लैनेट। बिजनेस ग्रो करेगा, फ्रीलांस ग्रो करेगा, स्पॉटलाइट में रहोगे, एक पर्सन बन जाओगे, लोग फॉलो करेंगे आपको। दैट हैपन्स विद राहु इन द फर्स्ट सेवंथ। संबंध दे सकता है, दे सकता है। हाँ, विवाह में, रिलेशन में, देखो उन बातों में मैं अभी नहीं जा रहा, उनको कभी मैं हाउसेज में कवर करूँगा या राशियों में कवर करूँगा, आप चाहोगे तो। बट अभी के लिए वी हैव टू फोकस कि इसको एक्टिवेट या चैनलाइज हमें कैसे करना है। शुक्र के साथ अच्छे संबंध रखें। अब जो व्यक्ति ये भी नहीं कर पाता, माँ लक्ष्मी के उपासक बन जाओ। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, जब भी किसी भगवान की वर्शिप करें, पूजा करें, तो जोड़े के रूप में करें, जैसे लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती, जैसे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, जैसे लॉर्ड रामा, माँ सीता, जैसे कि भगवान कृष्णा। तो पार्टनर रूप में जब उनकी आप पूजा करेंगे, दैन यू विल हैव अ डिफरेंट वाइब इन योर राहुज पोजीशन, अलग ही महसूस होगा। अष्टम भाव का राहु, अष्टम भाव के राहु में क्या है, अष्टम भाव के राहु में जीवन रहस्य बन जाता है, क्योंकि आठवां भाव कारक कौन हो गए, शनि हो गए, और आठवें भाव को लीन भाव कहा जाता है। लीन भाव क्या होते हैं साहब? लीन भाव होते हैं छुपे हुए रहस्य, जिनमें अष्टम भाव में है, एज पर फल दीपिका, तो रहस्य का भाव है। अब एक बात बताओ, एक तो सर्प, स्नेक, और वो भी छुपा हुआ। सोचो पॉजिटिव में कितना पॉजिटिव है, जिस तरह का चाहिए पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। तुम्हें अगर काम करना है एजुकेशन में, तुम एजुकेशन में सब जानते हो, बिजनेस में करना है उसमें जानते हो, मतलब जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास है। राहु अष्टम में दिखा रहा है कि आपने रिसर्च करी है पिछले जीवन में बहुत, इस जीवन में भी आपका इंटरेस्ट है रिसर्च करने में, आप पढ़ाई करते रहते हैं, आपके पास हर फील्ड का ज्ञान है। आप जिस घर में हो सकता है उनके पास एक दो फील्ड का ज्ञान हो, बट इन योर केस यू गॉट नॉलेज ऑफ एवरी पॉसिबल फील्ड, हर फील्ड का ज्ञान लेके बैठे हुए हो। बिजनेस कह लो, एजुकेशन कह लो, मैरिज कह लो, रिलेशन कह लो, काम कह लो, परिवार कह लो, चाइल्ड कह लो, हर फील्ड का ज्ञान होता है राहु अष्टम में। इसीलिए मैं कहता हूँ अष्टम का राहु अनेक सिद्धियों का ज्ञाता होता है।
अष्टम का राहु इज लाइक रहस्य मेरे जीवन का पार्ट है और मैं पसंद करता हूँ उस चीज़ को, ये सब बातें हैं। लेकिन हमारा फोकस है कि राहु को अष्टम में फेवरेबल कैसे बनाएं। जब ये 8वें भाव में फेवरेबल होगा ना, तो आप केवल एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप अपनी स्किल्स को दिखा पाएंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, लोग आपको स्पॉटलाइट में देखेंगे कि यार इस व्यक्ति को ज्ञान बहुत है, इसको आता बहुत है, ये बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, समझा देता है। ये होता है जब राहु यहाँ फेवरेबल हो जाता है। और जब यहाँ फेवर नहीं करते तो क्या होता है, डर लगा रहता है, इनसिक्योरिटी बनी रहती है, कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, भ्रम बहुत हो जाता है, समझ नहीं आता कि चीज़ें टूट क्यों जाती हैं, चीज़ें छूट क्यों जाती हैं। एजुकेशन स्टार्ट करी थी, बीच में क्यों छूट गई, फॉरेन में गया था वापस क्यों आ गया, रिलेशन में था वो टूट क्यों गया, वो छूट क्यों गया, इन लॉज इतना सीक्रेटिव क्यों है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव में मैं पॉजिटिव को पसंद करता हूँ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाऊँ। भैया यहाँ का 8वें भाव का कारक है शनि। आप अपनी कुंडली में शनि की पोजीशन देखो। पहला, शनि नीच का नहीं होना चाहिए, शनि मेष में ना हो। आप कहेंगे नीच का है, कोई बात नहीं, केंद्र या त्रिकोण में हो बहुत अच्छा है, 1 4 7 10 हाउसेज में या त्रिकोण में वो बहुत अच्छा है। और इन दोनों में भी नहीं है, केंद्र में भी नहीं है साहब, त्रिकोण में भी नहीं है, आप बताओ। उच्च का हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया, बहुत अच्छा है, एग्जॉल्टेड भी ठीक रहेगा। कंबस्ट, रेट्रो या नीच का शनि यहाँ पर थोड़ा समस्या देता है। तब क्या होता है, तब व्यक्ति को महसूस होता है मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, बट मुझे पता नहीं कि इसको दुनिया को दिखाऊं कैसे, मतलब इसको शोकेस कैसे करूँ। ये यहाँ पर दिक्कत इन जनरल मैंने आते हुए देखी है। लेकिन हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है 8वें भाव के कारक पे, जो कि हैं शनि महाराज। 8th हाउस के कारक हैं सैटर्न। अष्टम भाव के शनि क्या बताते हैं, अष्टम भाव के शनि बताते हैं दुख के बारे में, ग्रेवयार्ड के बारे में, अंत के बारे में, किसी बहुत भयानक पीड़ा या इमोशनल पीड़ा के बारे में। इमोशनल पीड़ा के बारे में जनरली यहाँ पर बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आप अपने राहु को अच्छा कर सकते हैं, आपको वर्क करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। खुद को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो, अपने एरिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो, परिवार जो काम कर रहा है उनको मत करिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओनली की टू एक्टिवेट अष्टम भाव राहु। ट्रांसफॉर्म करके खुद को बदल दो, रोज अपने अंदर चेंजेस लेके आओ। एक जो चीज़ पहन रहे हो, कपड़े हो गए, बदल के पहनो। एक जो चीज़ एक कमरे में हो, बदल के रहो, उस कमरे की डिज़ाइनिंग को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते रहो। जो चीज़ जहाँ रखी है उसको वहाँ से हटाओ। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाना चाहिए। आप राहु को प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर, या उसको अपना बना लेंगे। लोगों को देखो कि वो इमोशनली कैसे पीड़ित हैं, तो कभी आप कहीं हीलिंग या सर्विसेज देने चले गए, कहीं आप मदद करने चले गए, दिस इज़ अ वे टू वर्क ऑन 8th हाउस राहु, इससे भी ये ठीक हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव का राहु इन एक्चुअल वो पितरों को दिखाता है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का स्थान है, एंसेस्टर्स को दिखाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, जिसके चार्ट में मैं राहु 8th हाउस में देखता हूँ, मैं यही मेरा पहला कंसर्न होता है, भैया आपके फादर की, अपने फादर एंड ऑल के साथ सही संबंध तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि पिताजी या दादाजी सबको छोड़ छाड़ के आ गए, ना कोई ग्रह पूजा, ना देव पूजा, ना पितृ पूजा, कुछ है ही नहीं, या उनका पता ही नहीं है। जब पता नहीं होता है तो आई एम लाइक भाई आप इसको कर लीजिए, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आप वो कर रहे हैं और फिर भी राहु ठीक नहीं है, आप कमेंट के अंदर बताइएगा, क्योंकि वो आवश्यक है, उस चीज़ को जानना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा 8th हाउस के कारक में जनरली पितराज, एंसेस्टर्स आर द कारक फॉर द 8th हाउस सैटर्न। और जब व्यक्ति एंसेस्टर्स के ऊपर काम करना शुरू करता है, जैसे कि फादर के सिबलिंग्स हो गए, उनके साथ संबंध आपने ठीक रखे, या फिर फादर के ग्रैंडफादर, उनको पता उनके बारे में हुआ और वो चीज़ें आपने ठीक करना शुरू करा, तो आप संतान में, आप रिलेशंस के अंदर, इन लॉज के अंदर, मैरिज के अंदर, या फिर अपनी रिसर्च के अंदर कभी भी कोई समस्या नहीं देखेंगे। और जब पता ही नहीं है उनके बारे में, तो वो बार बार परेशान करेंगे आपको। फिर तो आपको ऐसा होगा कि मैं कंफ्यूज हूँ, लॉस्ट हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, और क्या ना करूँ। ये 8th हाउस में होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि सामान्य मानव के लिए समझ पाना मुश्किल है। थोड़ा एडवांस करिए, थोड़ा सोचिए, अपने पितराज, एंसेस्टर्स के बारे में देखिए, वहाँ पर कुछ गलतियाँ तो नहीं है, कहीं उनके बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, कहीं उनको हम डिवाइन मानते ही नहीं है, उनकी पूजा ही नहीं करते एंड ऑल। तो राहु यहाँ पर नकारात्मक परिणाम देगा, दे सकता है। जनरली तो राहु 8th हाउस का मेरे अकॉर्डिंग तो द बेस्ट राहु हो सकता है। क्योंकि मतलब आपको अगर कोई व्यक्ति बिठा दे, मान लीजिए बातचीत हो रही है क्रिप्टो करेंसीज की, और आपने जीवन में कभी सुना ही नहीं क्रिप्टो होता क्या है, 2 से 3 मिनट और चौथी मिनट में आप वहाँ बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अडेप्ट करता है बहुत फास्ट, उसको पास्ट से बहुत ज्ञान मिला हुआ है, एडजस्ट कि वो चैनलाइज पितराज या एंसेस्टर्स की वजह से नहीं हो पा रहा। एक बार उस चीज़ को ठीक कर लिया जाए, दैन राहु इन द 8th हाउस इज
मैजिकल सिस्टम। प्लैनेट कौन सा है उसको भी देखिए, किसके साथ बैठा हुआ है उस पर भी प्रभाव आएगा, बट ओवरऑल राहु को देख के ही चीज़ों को कहा जा सकता है। अगर हम देखें नवम भाव को, तो नवम भाव के कारक हैं गुरु। अब आप कहेंगे कि दूसरे भाव के कारक भी तो गुरु हैं, पंचम के कारक भी तो गुरु हैं, तो नवम भाव में क्या अलग हो गया? भाई नवम भाव के जो गुरु हैं वो पंचम की तरह संतान के बारे में नहीं सोचते, वो दुनिया के बारे में सोचते हैं। यहाँ गुरु ज्ञान देंगे दुनिया को, लोगों को, बाहर के लोगों को। इसीलिए राहु इन 9th हाउस को थोड़ा मुश्किल माना जाता है, मरण स्थान कहा जाता है, क्योंकि कारक जो हो गया वो दुनिया हो गई। अब राहु दुनिया को ज्ञान देने की कोशिश करे और फ्री में ज्ञान दे तो राहु पसंद नहीं करेगा, क्योंकि राहु को रिटर्न चाहिए, भाई पैसा आया, कुछ तो आए, मेरे को कुछ तो प्राप्त हो। दैट्स वाई राहु इन 9th हाउस इज लाइक मरण स्थान है, क्योंकि कारक जो है गुरु यहाँ पर वो संतान नहीं है, वो दुनिया हो गई, ब्रह्मांड हो गया। राहु उसके साथ जुड़ने में थोड़ा सा मुश्किल मानता है। राहु जुड़ सकता है बट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर फ्रीडम या फ्री में कुछ देना, वो राहु को पसंद नहीं है। हम कहते हैं राहु 9th हाउस के कारक हो गए सब। 9th हाउस में वो गुरु के साथ जुड़ गए, वो ज्ञान या नॉलेज देने की या शेयर करने की यहाँ पर कोशिश अपनी तरफ से पूरी पूरी कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमें राहु को 9th हाउस में अगर वो अच्छे हैं तो क्या होगा? अच्छे अगर हैं तो आपके एजुकेशन, आपके गुरु के साथ संबंध, फॉरेन ट्रेवल, विदेश यात्राएं, करेज, बिजनेस, कुछ नए इनिशिएटिव लेना, सब आसान हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए भाग्य ऐसा है जैसे कि एक नाव जो कि किसी शांत नदी में चल रही है, आराम से पहुंच जाऊंगा। और अगर यहीं वो नेगेटिव हो जाए, कारक से वो बिगड़ गए, गुरु के साथ उनका संबंध बिगड़ गया, तो क्या होगा? तो फिर ऐसी रीडिंग्स होंगी, परेशान रहते हो क्या, डिस्टर्ब रहते हो क्या, कंफ्यूज रहते हो क्या, कहीं सिविल्स में या किसी एग्जाम में तो नहीं उलझ गए, कहीं ऐसा तो महसूस नहीं होता कि भाग्य मेरे लिए एक कांटों का ताज है, मैं जब जब उसकी तरफ बढ़ता हूँ मुझको वो पिन चुभाता है, परेशान करता है, चीज़ें भाग्य मतलब वो एक्टिवेट होने में हो नहीं पा रहा, दिक्कत आ रही है। दोनों रीडिंग्स में फ़र्क का कारण है कारक गुरु। अगर पहला व्यक्ति जो है वो क्या करता है, वो गुरु के साथ अच्छे संबंध रखता है, अपने खुद के टीचर के साथ भी, और खुद भी एज अ टीचर, एज स्कॉलर रहता है। अगर उसको ज्ञान मिला है, क्योंकि राहु 9th हाउस में ज्ञान होता है, आप कितना ही उसको छुपा लो लेकिन आपके पास नॉलेज है, ये निश्चित बात है। किसी ना किसी मैटर के मास्टरमाइंड आदमी हो आप, अब वो एस्ट्रोलॉजी हो, अकल्ट हो, रिसर्च हो, कोई भी मैटर हो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, कोई भी साइंस हो, लेकिन एक साइंस के मास्टरमाइंड यहाँ पर व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति है जिसने उसको छुपा रखा है, वो खुद के यूज़ में लेता है, चाबी लगाता है, ताला खोलता है, खुद के लिए लेता है और बंद कर देता है। दूसरा व्यक्ति है जो दुनिया के बारे में सोचता है। जैसे ही आप यहाँ कारक गुरु के साथ अच्छे संबंध रखोगे, आपने सोशल मीडिया स्टार्ट करा, यूट्यूब, इंस्टा स्टार्ट करा, आपने कुछ पोस्ट करना शुरू करा, यार 2 लोगों का भला हो जाए, 2 लोगों को भी ज्ञान दे देता हूँ, 4 को दे देता हूँ, 6 को दे देता हूँ, बढ़ते चले जाओगे। इसको राहु 9th हाउस में कहते हैं कि भाग्य ऐसे बढ़ता है जैसे कि जंप लग रहे हो, रात दुगनी चौगनी, 6, 8, 12 कहाँ पहुँच जाएगा पता भी नहीं लगता, बट यू हैव टू स्टार्ट विद दिस इंटेंट, मुझे मदद करनी है। दिस इज राहु एंड जुपिटर्स कनेक्शन, कारक के साथ आपका जुड़ जाना। जैसे ही आप कारक के साथ जुड़े, आपने मदद शुरू करी, वैसे ही आपका राहु यहाँ मल्टीफोल्ड हो जाएगा। और जैसे ही आपने उसको खुद तक लिमिटेड रखा कि ज्ञान बस मुझ तक लिमिटेड रहे, किताब मुझ तक लिमिटेड रहे, नॉलेज मुझ तक रहे, राहु यहाँ नेगेटिव होगा और भाग्य यहाँ मुश्किल भरा हो जाएगा कि उसका मिल पाना, चल पाना मुश्किल हो गया। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर राहु 9th हाउस में है, व्यक्ति को MBA के लिए फॉरेन जाना था और वो फॉरेन चला भी गया, बट उसके बाद वापस आ गया। क्यों? क्योंकि 9th हाउस फॉरेन का है, राहु उसको फॉरेन ले गया, लेकिन वो नॉलेज उसने अपने तक लिमिटेड कर ली, मैं दूंगा ही नहीं, किसी को कुछ बताऊंगा नहीं, ज्ञान दूंगा ही नहीं। द मेक्स राहु नेगेटिव। तो कारक के साथ अच्छे संबंध हमें यहाँ रखने चाहिए, चाहे वो सोसाइटी हो गया, यूनिवर्स एट लार्ज हो गया। जितने कारक के साथ आप अपने संबंधों को यहाँ ठीक रखेंगे, उतना यहाँ पर ये राहु आपके लिए फेवरेबल बनेगा या फिर अच्छा बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि राहु 9th में हो या 10th में हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन दोनों के कारकों की संख्या अधिक है। 9वें के कारक में सूर्य भी आते हैं, जो कि आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पितर हैं, आपके फादर हैं, वो भी 9th हाउस के कारक है, तो उनके साथ भी हमारे संबंध हो गए। मैंने देखा है राहु 9th में बहुत अच्छा भी हो जाता है परिवार के लिए, अगर फादर के साथ, गुरु के साथ, ग्रैंडफादर के साथ संबंध इज इन पॉजिटिव लाइन, और थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है अगर इन्हीं के साथ संबंध थोड़े से डिस्टर्ब हों। आपके अगर डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जहाँ बैठेगा वहाँ डिस्टर्ब करेगा और करके ही आपके भाग्य को रोकेगा, अवरोध देगा। आपको बस उसे ठीक करना है। रिमेंबर, राहु इज नॉट योर फ्रेंड, एस्ट्रोलॉजर्स आर। तो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ध्यान से सुना करिए कि नवम भाव में इट मीन्स कि यहाँ पर वो दिक्कत दे रहा है, मुझे दिक्कत से अच्छाई की तरफ जाना है, उसके ऊपर वर्क करना है बाय वर्किंग ऑन द कारक, कारक के ऊपर काम करके उस भाव के। और यहाँ कंजंक्शन या कोई प्लैनेट है उसको मत देखो, कारक को देखो। अब जैसे यहीं पर गुरु और सूर्य कारक है, मान लो मैं राहु किसी के 9th में है और मैं उसका देखूँ गुरु और सूर्य अच्छी स्थिति में है कुंडली में, मैं कहूँगा यार बहुत अच्छा वर्क कर रहा है आपका राहु, कोई वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, मरण स्थान का फियर छोड़ दो। और वहीं मैं देखूं गुरु या सूर्य में से कोई एक पीड़ित है,
लाइक हाँ राहु यहाँ पीड़ित है, आप इसके ऊपर काम करिए, अपने एंसेस्टर्स पे काम करिए, थोड़ा नॉलेज देना शुरू करिए, थोड़ा पोस्ट लिखना शुरू करिए, एंड यू विल फील अ चेंज इन योर राहु। प्रैक्टिकल धीरे धीरे ही वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, फिर वो जंप लगाना शुरू कर देगा, पता भी नहीं लगेगा एक महीने में कहाँ एक लोग आपको सुनते थे 10,000 सुनने लग गए, 20,000 सुनने लग गए। दिस इज व्हाट राहु 9th हाउस। अगर हम 10th हाउस की बात करें तो राहु 10 में, दुनिया बस में, सुना होगा आपने। वो इसीलिए है कि दशम भाव के कारक अधिक हैं, एक से अधिक कारक हैं यहाँ कौन सा प्लैनेट है जो कारक नहीं बनता। सूर्य यहाँ कारक हो गए, बुध कारक हो गए, मंगल कारक हो गए, शनि कारक हो गए। आप सोचो कारकों की संख्या बहुत है। मैं तो कहता हूँ सारे प्लैनेट 10th हाउस के कारक हो सकते हैं, क्योंकि दशम भाव मेहनत का है, एफर्ट देने का है, शक्ति का है, काम करने का है। जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, लोग पूछते हैं फ्री विल ज़्यादा होनी चाहिए या फिर मेहनत या फिर डेस्टिनी। भाई डेस्टिनी नवम भाव, 2 ही कारक, यहाँ 4 कारक, 5 कारक, तो हर प्लैनेट आपकी तरफ जुड़ना शुरू करेगा। इसलिए दशम भाव के राहु को अच्छा माना जाता है। 10th हाउस राहु में अब कोई होगा जो कमेंट में भी कहेगा भाई अच्छा कह रहे हो, मेरा तो बहुत बुरा है, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ अपने काम को लेकर, फादर से संबंध मेरे ठीक नहीं है। भैया यही तो ठीक करने की बात हम कर रहे हैं, तभी तो वो ठीक होगा, तभी तो वो बेटर बनेगा। जिसके लिए राहु 10th में फेवरेबल होता है वो एक से अधिक काम कर लेता है, वो 4 कंप्यूटर पे एक साथ काम कर सकता है, ऐसी स्किल होती है उस आदमी की। एमएनसीज में जा सकता है, कॉर्पोरेट में जा सकता है, जहां बैठेगा वहीं वो डोमिनेंट तरीके से बैठेगा कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम द बॉस है। ये राहु के बारे में है 10th हाउस में, ऐसा सब वो महसूस करता है। लेकिन कईयों का नेगेटिव भी तो होता है, कई यहाँ परेशानियाँ, डिस्प्यूट, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स भी तो महसूस करते हैं। कारण क्या है? कईयों को तो ऐसा लगेगा काम ही सेट नहीं हो रहा, उम्र बीत गई, सेट ही नहीं हो रहा, व्यवस्था वर्क बन नहीं रहा। कारण क्या है? कारण इस कारक, मूल कारक है 10th हाउस का सूर्य, स्टेटस का कारक। मैं स्टेटस को ही जोड़ूंगा क्योंकि मेहनत करने से जगह स्टेटस को ध्यान रखो। दशम भाव का मूल कारक है सूर्य, स्टेटस। 10th हाउस के सूर्य इज ऑल अबाउट सीनियर्स, ऑल अबाउट एल्डर्स, ऑल अबाउट फादर, ऑल अबाउट, मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपसे सुपीरियर पोस्ट पे है इज 10th हाउस सूर्य। इफ योर राहु इन 10th हाउस यू वांट इट टू वर्क परफेक्टली, देन एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, गुरुज हो गए, पावरफुल पीपल, उनके साथ अच्छे संबंध देखो और उनके साथ अपने संबंध की ट्यूनिंग देखो। क्या उनके साथ आपके संबंध ठीक हैं या बेकार हैं, पीड़ित हैं या अच्छे हैं? अगर अच्छे हैं तो वरीड होने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, उनके खुद के जीवन में क्या चल रहा है। मान लीजिए आप जिस घर में हैं, राहु आपको वहाँ भी महसूस होगा, 10th हाउस में आपका राहु है, आप जिस घर के अंदर हैं उस घर में आप देखते हैं यार मैं जिस घर में हूँ ना, यहाँ पर लोग बड़ों का सम्मान नहीं करते। टीचर, गुरु, एस्ट्रोलॉजर्स को तो 2-4 गालियां तो दे ही देते हैं, भाई तू 2-4 तो ये ले ही जा। इसका मतलब है आपका वहाँ राहु उस जगह से अच्छा कनेक्ट नहीं कर रहा, वो फिर वहाँ अब्यूज़ करेगा, गालियाँ देगा, दारू पिएगा। वहीं आप देखते हैं राहु 10th हाउस में, ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा ऑफिस जो है, मेरा काम करने का जो स्थान है, वहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक स्टेटस, एक डेकोरम है। दैन दिस गोना वर्क परफेक्टली। और जब ये परफेक्टली वर्क करेगा आपको वरीड होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दिस इज द चैनलाइजेशन। अगर आप पार्ट ही एक गलत चीज़ का हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में दोष है, नहीं। अब जैसे 10th हाउस में राहु आए, लोग वरीड हो जाएंगे 10th हाउस का राहु है यार, काम ही नहीं बनेगा, कंफ्यूज रहूंगा। मैं केवल एक प्लैनेट को देखूंगा, सूर्य को कुंडली में। सूर्य केंद्र में है, सूर्य त्रिकोण में है, सूर्य उच्च का है, सूर्य स्वराशि का। आई एम लाइक कोई वरीड होने की आवश्यकता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसा कर लो, चीज़ें ठीक है। वहीं अगर मैंने देखा सूर्य पीड़ित है तुला में, दिशाहीन है सप्तम भाव में, ऐसा 6ठे भाव में चला गई, आत्मा बंधन में आ गई, अष्टम में गया, पितृ में आ गया, हम लाइक थोड़ा यहाँ वरीड होने की आवश्यकता अब है, या इस पर काम करने की आवश्यकता है। वरीड भी क्या, काम करना है, काम करने से ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कभी काम ही नहीं करेगा, कभी बेटर ही नहीं होगा, बट हैव टू एक्ट ऑन इट, काम करना होगा उसके ऊपर। दिस इज द राहु इन द 10th हाउस। राहु जिस भी भाव में होता है वो महसूस करता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो राहु 10th हाउस में हो सकता है आपको लगे मेरे ऑफिस में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे घर में अन्याय हो रहा है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ अन्याय करते हैं, महसूस होगा। बट आपको कारक के साथ, सूर्य के साथ, सीनियर्स के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आप उनकी तरफ एक सिंपैथी का आउटलुक रखें, यार ये भी तो पीड़ित है, ये भी तो परेशान है, ये भी तो दुखी है। कुछ लोग कहेंगे क्यों रखूँ मैं ऐसा, भाई मत रखो, अपना चार्ट, अपना राहु जो ठीक करना चाहता है ये तरीका है। और ये भी अगर नहीं होता, राहु 10th हाउस में बेस्ट अप्रोच इज किसी भी माँ देवी दुर्गा के टेम्पल को पिक इन कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए, 42 डेज लगातार गुलाब के फूल या लाल फूल जो है चढ़ाने से राहु 10th हाउस से मनवांछित प्राप्ति की जा सकती है। कोई और तरीका मैं भी नहीं बता रहा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जो हो ही ना पाए, साधारण बता रहा हूँ, करके देख लो। राहु 11th हाउस में, 11th हाउस इज लाभ,
राहु का मूल फोकस ही लाभ है। राहु का ध्येय अगर एक बात मैं कहूँ तो लाभ है। राहु चाहता है कि लाभ हो और बहुत लाभ हो, और वो भी चीज़ों का लाभ। 11th हाउस में राहु उपचय भाव भी हो गया आपका, सॉरी 11th हाउस के अंदर जो राहु है वो आपका पार्ट ऑफ त्रिषणाय भी हो गया। तो त्रिषणाय का पार्ट है साहब, डिजायर त्रिकोण का पार्ट है साहब, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इच्छाएं बहुत होंगी और इच्छाओं को मैं पूरा भी कर पाऊंगा। पॉजिटिव रीडिंग में मैंने देखा है कि अगर 11th हाउस में राहु हो तो जनरली व्यक्ति के घर में कोई बिजनेस है, घर में कुछ काम कर रहे हैं और उसको ही वो कंटिन्यू कर रहा है। पहले के लोगों की जो इच्छाएं थी उसी को पूरा कर रहा है। फादर साहब चाहते थे कलेक्टर बन जाए, नहीं बन पाए, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, तो औरों की इच्छा को पूरा करने में ही मैं लगा हुआ हूँ। ये भी होता है 11th हाउस राहु में। दूसरा ये भी होता है कि जल्दी जल्दी बहुत लाभ भी प्राप्त कर लेता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 11th हाउस राहु। ये भी यहाँ की एक वास्तविकता है। लेकिन जो मूल बात है ना, जिसको हम ध्यान नहीं दे पाते या जिसकी तरफ हमारा फोकस नहीं जाता, वो ये है कि 11th हाउस लाभ के साथ साथ गेन्स के साथ साथ फाइनेंसेस का भी पार्ट है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, एक से अधिक धन कमाने के तरीके दे सकता है। फॉरेन के साथ लिंक करके काम कर सकते हो, विदेशों विदेशों से जुड़ सकते हो, दूसरे कास्ट कल्चर के लोगों से जुड़ सकते हो, बाहर के स्टेट के टेंडर्स एंड ऑल ले सकते हो, घर पे बैठ के प्रोजेक्ट ले सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो। कितना कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन कर तब पाएंगे जब यहाँ के कारक के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, और 11वें भाव के कारक भी हैं गुरु। कारक 11th हाउस के गुरु हैं, या आपके ही परिवार में, आपके ही फैमिली के अंदर आपके बड़े सिबलिंग्स को दिखाएंगे यहाँ पर, या आपके बड़े सिबलिंग्स के साथ बड़े कजिन्स को दिखा सकते हैं, या आपके फादर साइड फैमिली में किसी बड़े पर्सन को दिखा सकते हैं, एल्डर को दिखा सकते हैं। वो भी तो गुरु ही हैं साहब, वो भी तो आपके कारक बन गए। अब आपका मान लो मेरे को कोई 11th हाउस राहु दिखता है, पॉजिटिव रीडिंग में मैं ये सारी रीडिंग कह सकता हूँ कि उसके साथ हो सकते हैं, और नेगेटिव में कह सकता हूँ इनमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, पैसा लगाया हो डूब गया हो, फादर की इच्छा थी कलेक्टर बनना, नहीं बन पाए, आप पे थोप दी, आप कर रहे हो लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये भी तो हो सकता है। तो मैं बस ये देखूंगा कि चार्ट में गुरु की पोजीशन कैसी है, कारक क्या अच्छा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, उच्च का है, कर्क राशि का है, स्वय राशि का है, धनु का है या मीन का है, केंद्र 1 4 7 10 भाव में है क्या, 1 5 9 भाव में है क्या, त्रिकोण में है क्या। जितना कारक अच्छा होगा मैं उतना अच्छा राहु को कहूंगा। मान लो मैंने देखा कारक मरण स्थान में, तीसरे में, 6 8 में है, मैं थोड़ा मानूंगा पीड़ित हुआ है, तो मैं मानूंगा कि राहु 11th हाउस में थोड़ा डर सकता है, थोड़ा दब सकता है। आप ऐसे ही किसी की इच्छा को पूरा करना मत उतरिए, हो सकता है दिक्कत आ जाए, या काम लास्ट में आते आते आपके बनते बनते रह जाए कि भाई बिल्कुल बिल्कुल बनने वाला था बट रह गया, या मैं पैसा लगाने जा रहा था शेयर सट्टे में डूब गया। दोनों हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। शेयर सट्टे से मैंने बहुत कमाते देखे हैं 11th हाउस में, और बहुत डुबाते भी देखे हुए हैं। कारण क्या है, कारण है गुरु। एल्डर सिबलिंग, क्या अच्छा संबंध है एल्डर सिबलिंग के साथ, थोड़ा फैमिली को झंझोड़ के देखिए, कहीं ये तो नहीं पता लगता है कि आपकी मदर को कोई मिसकैरेज रहा हो आपसे पहले, या फैमिली जिसमें आप हैं वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, एल्डर सिबलिंग दिक्कत है, कोई था वो छोड़ के चला गया, या फिर वहाँ मिसकैरेजेस हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर है तो ये राहु यहाँ पर पीड़ित हो रहा है, बंध रहा है, फिर आपको उस चीज़ पे काम करना होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा मुझे पता लगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आराम से इस राहु को एक्टिवेट या चैनलाइज किया जा सकता है, बट आपको पता लगता है और ऐसी कोई दिक्कत है, और अब आप उसको ठीक नहीं कर सकते कि हाँ थी फादर के साथ है, फादर के एल्डर सिबलिंग से नहीं बनती, उन नहीं कनेक्ट होता, हमारे से नहीं हो पा रही है, तो क्या करें। तो फिर 11th हाउस के राहु के लिए मैंने जैसे 10th में बताया, बेस्ट सजेशन इज माँ देवी दुर्गा, राहु की अधिष्ठात्री देवी, कंट्रोलिंग देवी। 42 डेज राहु के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए किसी मंदिर में माँ दुर्गा को कंटिन्यूस रूप से इवनिंग टाइम में, इवनिंग टाइम में या मिड डे टाइम में, दिन के टाइम में 10 11 बजे के आसपास लाल फूल गुलाब के हो गए या फिर लाल पुष्प हो गए चढ़ाए जाएं या फिर दिए जाएं। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तभी आपको करना है जब आप पहले 11th हाउस में ये बात देख लें। उस बात को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, और है अगर ऐसा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कॉज ये नीडेड है। इससे ही हम जानते हैं कि प्लैनेट चैनलाइज होगा या नहीं होगा, होगा तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर हम 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव के कारक हैं शनि, राहु 12वें भाव में। वैसे आप सोच के देखिएगा कि राहु मतलब विदेश, और 12वां भाव विदेश का भाव, तो राहु 12वें भाव में तो मतलब अलग ही तरह की सोच होती है व्यक्ति की। सामान्य सोच का तो इंसान मैंने बहुत कम देखा है राहु 12वें भाव में। वो तो बात ही ऐसे ही शुरू करता है, बात करेगा क्रिप्टो करेंसी से, एआई से, डेटा से, मशीन लर्निंग से, या फिर अलग चीज़ों से जो दुनिया में हो रही है।
जैसे कि अगर दुनिया में बात चल रही है, एक समय चली थी चार्ट मैचिंग के अंदर ही आकाशिक रिकॉर्ड्स की, तो वो अध्यात्म के अंदर आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करने लगे। मतलब जो भी यूनिक हो रहा है ना, 12th हाउस का राहु उस पर ध्यान रखता है, और वो भी विदेशों पे, जो भी बाहर हो रहा है। इसीलिए 12वें भाव के राहु में बहुत अच्छा होता है, विदेश चले जाओ, विदेश से स्टडी कर लो, विदेश से पढ़ लो, विदेश से नॉलेज ले लो। मतलब 12th हाउस की चीज़ें उसके लिए बहुत फेवरेबल होती हैं कि भैया आप ये चीज़ें कर लीजिए, आपके लिए चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी, चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगे। दैट इज़ फॉर 12th हाउस राहु, जनरली बहुत अच्छा माना जाता है। बट यहीं पे राहु के कंट्रोलिंग या कारक होते हैं शनि। अब जैसे आप कहें कि मेरा राहु 12वें में है, मैरिज में मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं, रिलेशंस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, या फिर हाँ मैं फ़ॉरेन जाना चाहता हूँ, मेरी एक डिज़ायर है बट हो नहीं पा रहा, या फिर आप कहें कि मैं भ्रम या कन्फ्यूज़न में रहता हूँ, मुझे ये लगता है कि मुझसे अच्छा जो है वो दूसरा जानता है, सामने वाला जानता है। इवन एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रहे हो सकता है आपको नॉलेज अधिक हो और आपको ऐसा लगे यार सामने वाले जो भी है ना, सबको नॉलेज अधिक होती है मुझसे। ये भी राहु में होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव रीडिंग या राहु अच्छे से बुरा शनि की वजह से होता है, क्योंकि शनि 12वें भाव के कारक हैं। ठीक है, शनि को अगर आप देखें कुंडली में और वो केंद्र में बैठे हुए हैं या त्रिकोण में, आपका राहु परफेक्ट है, कोई वरीड की होने की आवश्यकता नहीं है। या फिर वो उच्च राशि का है, तुला का है, या स्वय राशि धन मकर या कुंभ का है, 10 या 11 नंबर का है। तो आपने देखा मेरा शनि 7, 10 या 11 नंबर में, दैट्स ग्रेट। आपने देखा आपका शनि 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र या त्रिकोण में है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, वो भी बहुत अच्छा। वहीं शनि आपने पीड़ित देगा, वक्री देगा, कम्बस देगा, थोड़ा सा वो डर देगा, थोड़ी सी वो इनसिक्योरिटी देगा, चीज़ों को छुपाऊंगा नहीं मैं आपसे, थोड़ा सा वो इनसिक्योर करेगा। शनि कम्बस्ट है, रेट्रो है, या नीच का है, मेष में है, सिंह में है, अपनी दुश्मन राशि में है, तो वो पीड़ित होगा। लेकिन यहाँ पर वो पीड़ित हो या अच्छा हो, हमें मैटर ये करता है कि 12वें भाव के कारक हैं शनि। शनि मतलब कर्म, 12वें भाव में शनि दिखाते हैं कर्म से मुक्ति, कर्मों को ठीक से व्यवस्थित कर लेना। आपको यहाँ इसी चीज़ पे सबसे अधिक ध्यान देना है, अपनी कार्मिक ट्यूनिंग पे, कार्मिक रूप से अपने आप को ठीक तरीके से व्यवस्थित कर लेने पे। हर चीज़ में आपको ये मानना है कि यार कर्म होते हैं, कर्माज आर ए बिग थिंग, कर्माज आर अ बिग थिंग, कर्मा इज रियली अ बिग 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 स्ट्रक्चर। जब आप इस चीज़ में विश्वास करेंगे ना पूरी मन से, then this राहु गोना वर्क इन अ मैग्नेटिक वे। आप उस परिवार का हिस्सा बनते हैं जो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। आप जिस घर में हो, जिस फ्रेंड सर्कल में हो, दे बिलीव इन इट, दे बिलीव होल हार्टेडली इन इट कि हाँ ये कर्म होते हैं भाई साहब, मजाक नहीं है। गलत करोगे गलत मिलेगा, सही करोगे सही मिलेगा। यू गोना मेक योर राहु वर्क परफेक्टली इन 12th हाउस। और वहीं मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं राहु इन 12th हाउस में, जो दे आर लाइक, हम कुछ करते हैं ना तो दंड मिल जाता है, दूसरा कुछ गलत करता है उसको कुछ होता ही नहीं है। क्या कारण है साहब? कर्म होते ही नहीं है साहब, कर्म वर्म सब झूठ, ये सब सब झूठ है, ढकोसला है। ये राहु कर रहा है 12वें में बैठ के, और वहाँ फिर ये पीड़ा देना शुरू कर देता है। वहाँ पर फिर व्यक्ति कंफ्यूज होगा, लॉस्ट होगा, उसकी इच्छाएं अधूरी रहेंगी, विदेश जाना चाहता है नहीं हो पाएगा, खुद का कुछ करना चाहता है डिस्टर्ब रहेगा। उसने कर्म को मान लिया, उसका आत्मविश्वास कभी भी डगमगाएगा ही नहीं। वो ये विश्वास करेगा मुझे तो बस कर देना है एंड इट विल वर्कआउट, वर्कआउट कर जाएगा। तो कर्म पे फोकस, अंकल्स के साथ अच्छे संबंध, 12वें भाव के कारक में अंकल या चाचा पक्ष आता है, तो चाचा पक्ष के साथ अच्छे संबंध। तीसरा, जिस घर में आप रहो, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो, जिस लोकेलिटी में आप हो, वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लोग कर्म पे विश्वास भी करते हैं और एक दूसरे के चाचा या ताऊ पक्ष के साथ संबंध भी अच्छे हैं। अगर वो नहीं है तो उस जगह से दूर हो जाना चाहिए। फिर विदेश जाना, बाहर कहीं बस जाना इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, जिससे आप अपने राहु 12th हाउस को चैनलाइज करेंगे। जब ये चैनलाइज हो जाएगा तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपकी सिटी या स्टेट में कोई ने ऐसा काम नहीं करा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, आप वो करके दिखा दोगे। क्योंकि 12वें भाव में जैसा मैंने कहा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन इज़ द अप्रोच। फिर भी कुछ और जानना चाहते हो, क्योंकि रीडिंग्स यहाँ तक आते आते एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो मैं जनरली मानता हूँ 12वें भाव के या 11वें भाव के लोगों के साथ अन्याय होता है, बिकॉज एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, तो लाइक वही वो उतना पावर नहीं रहती। तो कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा आपका, मैं 12वें भाव को 11th हाउस को डेफिनेटली प्रायोरिटी देने वाला हूँ। अब हम बात करें कि 6, 8, 12 हाउसेज में प्लैनेटों को बुरा क्यों माना जाता है। देखिए आपने हमेशा सुना होगा हर एस्ट्रोलॉजर से, कोई भी प्लैनेट 6, 8, 12 में गया ना बेकार हो गया, त्रिक में गया ना बेकार हो गया, त्रिक भाव बुरे भाव, मैलेफिक हाउसेज। कारण क्या है? कारण यह है कि त्रिक भाव में जैसे ही प्लैनेट गया उसका कंट्रोल आ गया शनि के पास। जैसे कि मान के देखिए ये हमारे पास एक भाव है, दिस इज द 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। ठीक है, शनि यहाँ पर जाके बैठे या कोई भी प्लैनेट यहाँ पे गया 6, 8, 12 में, आप क्या कहेंगे यार 6, 8, 12 में क्या है ना, सूर्य बेकार हो गया, चंद्रमा गया ना बेकार हो गया, मदर से बेकार संबंध, फादर से बेकार संबंध, सिबलिंग से अजीब संबंध। सूर्य जिस भाव का कंट्रोलर है वो पीड़ित हो गया। लोगों के होते हैं और नहीं भी होते हैं। कारण बताया क्या है? क्योंकि 6, 8, 12 ये हो गया, यहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है
6, 8, 12 का जो कारक है, जो कंट्रोलर है, वो कौन है? वो है सैटर्न। सैटर्न इसको पकड़ लेगा। अब आप सोचो, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ कि एक तरफ आपके कारक हैं भगवान कृष्णा या भगवान विष्णु, मतलब भगवान विष्णु आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, आपके अच्छे बुरे का अनुसार आपको फल देते हैं। दूसरी तरफ आपके कारक हैं धर्मराज, जो कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। तो आप क्या कहोगे? आप किसको कारक चुनोगे? केबीसी का क्वेश्चन है, दैट्स इट, ए और बी ऑप्शंस। तो यू बी लाइक यार लॉर्ड विष्णु ही सही है, लॉर्ड कृष्णा ही सही है यार, थोड़ा बहुत माखन लगा के, थोड़ा बहुत दे के एफर्ट, थोड़ी पूजा पाठ करके विल हैव अ फेवर फ्रॉम हिम। बट धर्मराज के केस में चीज़ें डिफिकल्ट, वो तो कहेंगे भाई कर्मों के अनुसार न्याय होगा। 6, 8, 12, 6, 8, 12 के कारक ही शनि है। वो कहते हैं यहाँ पर जो प्लैनेट आ गया ना, उसके साथ कर्मों के अनुसार न्याय कर दूंगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कई केसेस में बहुत अच्छा होता है, कई केसेस में डिफिकल्ट होता है। इसीलिए त्रिक भावों को बुरे भावों की संज्ञा दी गई है। मैं मानता हूँ ये बुरे नहीं हैं, दे आर जस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न। इनमें जब कोई प्लैनेट जाता है, वो धीरे धीरे शनै शनै काम करता है। उसको ठीक करने का तरीका मैं हर सेशन में कोशिश करता हूँ बता दूँ। तो अगर आप चाहते हो ऐसे यूनिक वीडियोज़ आपको मिले और आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लो विदाउट इन्वेस्टिंग अ पैनी, एक रुपया दिए बिना, दैन फॉलो दिस सेशन एंड कमेंट करो गाइज। यही हमारे पास एक तरीका है, कॉज मैं सोचता हूँ कि चार्ट मतलब चैनल को वो टीम के वीडियोस अलग बनाना और मेंबर कम्युनिटी बना के उसको प्राइवेट कर देना, आई डोंट बिलीव इन इट। तो अगर आप भी बिलीव करते हैं कि हमें ऐसे ही ओपन रहना चाहिए, तो कमेंट डाउन, लाइक दिस सेशन एंड हाइप करने की कोशिश करो। इसके बाद हो सकेगा आपको 7th हाउस का भी ऐसा ही एक एक्टिवेशन का व्यवस्था मिले, आप ये समझ पाओगे